1990s के टाइम पे माफियाज का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था बॉलीवुड के अंदर। क्या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जब आपने स्टार्ट करा था? सुना तो हुआ था, उस फंक्शंस भी होते थे, ये भी लोग जाते भी थे, एक्टर उनकी महफिलों में फंक्शंस भी होते थे। लेकिन जो पहली फिल्म थी उसकी पहली कमाई कितनी थी आपकी? उससे बढ़िया थी उसमें कि वो कहाँ मिली मुझे। आर.डी. बर्मन साहब के घर पे ही मुझे बुलाया हुआ था आर मोहन साहब ने, तो वहाँ पे मैं साइन हुआ उनके घर में। नेपोटिज्म पे आपका क्या विचार है? मुझे समझ में नहीं आया नेपोटिज्म क्यों बोला जाता है। जैसे जग्गू साहब का बेटा है, वो जो करता है स्क्रीन के ऊपर, और कोई देखा आपने लड़का इस तरह करने वाला? तो जो आता है उसको वो मेहनत करनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि आपकी स्ट्रगल की पावर जो है ना, इसको गुस्से में मत डालिए, इसको अपने अंदर प्रिजर्व कीजिए। ये पावर है आपकी। अभी कुछ सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने बोला कि दैट बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस में डॉक्टर्ड होते हैं। सुना है, होता भी होगा, नहीं होता तो भी हैरान होगा मैं। लेकिन सवाल यह है कि उससे मेरी मेहनत क्यों कम हो जाए। सर, क्या आप डेस्टिनी में बिलीव करते हो? सो हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है आज के शो में। एंड आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक आइकॉनिक पर्सनालिटी हैं, ओजी विलन जिनको बोला जाता है बॉलीवुड एंड इंडियन सिनेमा। इन्होंने बहुत सारे किरदार निभाए हैं एंड कुछ किरदार इतने फेमस हुए कि दैट आप सब ने उनको मीम्स में एंड बहुत सारे फिल्मों में आप उनके बहुत बड़े फ़ैन हो सकते हो। सो आज के शो में जो हमारे गेस्ट हैं दैट इज़ मुकेश ऋषि सर, जो आज हमें अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ बताने वाले हैं। आज उनके एक्सपीरियंसेस जानते हैं, उनके लाइफ के बारे में जानते हैं एंड जानते हैं हमारे सिनेमा के बारे में। तो कैसे हैं सर आप? अच्छा है प्रतीक, थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया, आपको ग्रेटफुल सर दैट आप यहाँ पर आए एंड आपको फिल्मों में देखते थे। एंड जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने आपकी पहली एक फिल्म देखी थी, सबसे पहली फिल्म थी आपकी, दैट इज़ सूर्यवंशम, राइट। एंड सूर्यवंशम जब देखी थी तो आपका जो कैरेक्टर उसमें था उसको देख के डर गया था। उसको देख के लगा था कि दैट दिस इज़ द विलन, ये एक्चुअल में ऐसा विलन होता है। एंड आज आपसे लाइफ में मिल रहा हूँ तो बहुत ही पॉजिटिव फील हो रहा है आपका ऑरा देख के। एंड आज आपसे लाइफ में मिल के ऐसा लग रहा है दैट यू आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी लुक अप टू, राइट। हर इंसान डिफरेंट ही होता है। सिनेमा का एक पर्टिकुलर करैक्टर है जो आप प्ले करते हो, और उसमें उसी तरह की चीज़ें डालते हो लिमिट में रह के, जो डायरेक्टर साहब को चाहिए होते हैं, जो कहानी की ज़रूरत होती है। तो नेचुरली सब इंसान बाद में ऑफ द कैमरा डिफरेंट ही होते हैं, इंसान ही होते हैं। एब्सोल्युटली। सो सर, कैसी चल रही है लाइफ एज अ एक्टर? ठीक है भैया, कोई शिकायत नहीं। जो काम बहुत साल पहले मन में आया उसके लिए मेहनत की, और उसी हिसाब से आज भी चल रहे हैं। मेहनत हमारा सबसे पहला ज़िंदगी का मकसद है। मेहनत करो, उसके बाद रास्ते बने भी रहते हैं, खुलते भी हैं। बिल्कुल सर। एक चीज़ है, जैसे हम आपको बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं सिनेमा में, कितने साल हो चुके हैं सर आपको टोटल अपने करियर में वर्क करते हुए? ध्यान नहीं दिया, 94 में पहली फिल्म आई थी, उतना याद है। ओके, 94, तो इट्स अराउंड 28 ईयर्स, मोर देन 28। हाँ, इतना होगा। ओके सर, आपकी पहली मूवी कौन सी थी? मेरी पहली फिल्म थी गर्दिश, जिसमें मैं लॉन्च हुआ था विलन के कैरेक्टर में। बिल्कुल। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था, जैसे हम बॉलीवुड में जब जाते हैं या हमारा सपना होता है कि हम एक्टर बनेंगे, तो हर कोई चाहता है वो हीरो बने, हीरो के रोल्स को निभाए, राइट। बट आपकी जो एक्टिंग में आप लॉन्च हुए एज अ विलन, तो वो एज अ डेस्टिनी आप विलन बन गए? नहीं, वो उस वक्त जो हो रहा था उसी चीज़ को मैंने फॉलो किया। मैंने कभी कोई स्टेज नहीं किया हुआ था। ओके। कुछ फैशन शोज मैंने किए थे, फॉरेन में भी रहा मैं, कुछ एड वेड किए थे। तो जो मेरे अंदर हो रहा था वो उसी हिसाब से मैं लोगों से मिलता था। और मेरी पर्सनालिटी में दो चीज़ें थी। एक तो मेरे बाल छोटे छोटे थे, हाँ। और बिल्कुल सोल्जर की तरह थे। अच्छा। जब मैं आया तो वो उस वक्त जो हीरो होते थे उनके बाल उतने छोटे नहीं होते थे। वो बाल माथे पे गिर रहे हैं, जुल्फें उड़ रही हैं, उस तरह का एक कन्फर्म कैरेक्टर था। आपका लोग एक कमांडो लगता। तो मैं उस तरह आया था। तो ज़्यादातर लोग मुझे देखते भी थे जब मैं किसी ऑफिस में जाता था, तो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते थे कहाँ फिट बैठता है। अच्छा। क्योंकि हीरो जो होते हैं पता चलता था लोगों को, उनका भाव, कपड़े, चलना, तो वो चीज़ें रही। लेकिन मैं उनमें कंफ्यूज नहीं था।
मेरे को जो मिला वही चीज़ मैं फॉलो कर रहा था, और उसमें कोई कन्फ्यूजन पैदा ज़िंदगी ने नहीं किया कि मैं ऐसे दोराहे पे था कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, ऐसा कुछ नहीं था। यही सबसे बड़ी कई बार होता है कि आप जो मेहनत करते हो जिसके लिए, जो आपके अंदर चल रहा होता है, जब ऊपर वाला आपका साथ दे देता है और मैच हो जाता है ना, तो ये भी एक समझो कि सबसे बड़ा यस है ऊपर वाले की तरफ से। बिल्कुल हो गया बेटा, कर मेहनत अब तो। बिल्कुल। आपकी जो पहली फिल्म थी और जो आपका पहला रोल था, आप जस्ट लॉन्च हुए थे बॉलीवुड में, कैसा एक्सपीरियंस था पहली फिल्म का जब आपने पहली फिल्म करी थी? हाँ, उससे पहले थोड़ी सी कुछ चीज़ें कर चुका था मैं, कुछ ऐड वैड कर चुका था मैं, एक टीवी सीरियल टिपू सुल्तान था वो भी कर ओके। चुका था। तो बेसिक चीज़ें मुझे काफ़ी सारी समझ में आ चुकी थी। लेकिन जो गर्दिश की जब मेरी कास्टिंग हुई, तो उस वक्त नेचुरली सिनेमा बहुत बड़ा होता है। तो सबसे बड़ी बात मुझे उस वक्त मेरे फेवर में ये हुई कि मुझ में हमारे डायरेक्टर्स जो थे प्रियदर्शन साहब और आर मोहन साहब जो हमारे प्रोड्यूसर थे, इन्होंने बहुत ही मतलब इन्होंने मुझे इमीडिएटली ओके किया है। ओके। तो उनके ओके के अंदर इतना भारी विश्वास मेरे अंदर आया, जिसके लिए दे आर मैं वेरी कॉन्फिडेंट। बहुत मतलब उन्होंने कोई सवाल नहीं किया मुझे। ओके। मुझे देखने के बाद इमीडिएटली मुझे ओके किया। तो मेरे अंदर जो भी कुछ थोड़ा सा बहुत कंसर्न हो सकता है, क्योंकि मैं कभी कोई शोज नहीं किए होते, कभी कोई स्टेज पे नहीं था, तो मैं हमेशा के लिए डिसअपियर हो गए वो। अच्छा। क्योंकि मैं यही सोचने लगा कि ये झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, को पहली फिल्म थोड़ी थी प्रियदर्शन साहब, कितनी फिल्में साउथ में कर चुके थे। तो वो जो उनका विश्वास था ना, वो जो मेरे अंदर मैंने उसे महसूस किया ना, तो उसी में सारी चीज़ फिट बैठ गई। बिल्कुल। होता ना कि आप सही जगह पे हो, आप बिलोंग करते हो उस जगह का। उनके आपने बिलीफ को देख के आपके अंदर भी बिल्कुल फेथ आ बिल्कुल, ये बहुत बहुत फायदेमंद मेरे लिए रहा। गई। ओके सर, जो पहली फिल्म थी उसकी पहली कमाई कितनी थी आपकी? उसकी कमाई जो थी, लेकिन उससे बढ़िया थी उसमें कि वो कहाँ मिली मुझे। हाँ वो बिल्कुल। बहुत कमाल की बात है। हमारी फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे आर डी बर्मन साहब थे। तो एक गाना उसमें जो रिकॉर्ड होना था, वो साउथ के ही नामचीन सिंगर थे। अच्छा। तो आर डी बर्मन साहब के घर पे ही मुझे बुलाया हुआ था आर अच्छा। मोहन साहब ने। तो वहाँ पे मैं साइन हुआ उनके घर में। और ये बात जब जब मैं सोचता हूँ ना, तो वो पैसे जो मिले थे वो मेरे लिए मायने नहीं रखते, क्योंकि ये जो माहौल था, ये जो गाने थे, एक्टर तो मैं नहीं पहले था, लेकिन गाने मैंने इतने सुने हुए थे अपनी उस एरिया में, जब मैं जम्मू में रहता था। तो बिल्कुल। रेडियो के लिए तो मतलब घर वाले ही परेशान हो जाते थे, इतना सुनता था। अच्छा। तो वो जो पैसों की जगह वो जो जगह थी जहाँ मुझे वो लिफाफा मिला, आर मोहन साहब ने दिया, वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी। तो बाद में समझ आया कि प्रियदर्शन कितने बड़े डायरेक्टर हैं, संतोष शिवन कितने बड़े कैमरामैन हैं, बर्मन साहब के घर में बैठना, उनके यहाँ आपको साइन होना, ये सब चीज़ें उसके बाद में फिर मुझे लगता है एक अजीब सी अंदर एक खुशी हुई मुझे यार बात। वो बहुत आइकॉनिक मोमेंट होगा लाइफ का। यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स, यस। क्योंकि मेरे लिए सिर्फ उस वक्त वो पहली फिल्म नहीं थी, मैं उस वक्त न्यूजीलैंड में रहता था। हाँ। तो न्यूजीलैंड से मेरा आना, यहाँ से जाना, पहले तो अपनी फैमिली का मेरी बिजनेस था, वो मैंने ज़्यादा नहीं किया, लेकिन कुछ किया हुआ था, उसको छोड़ के बाहर पहुँच जाना। क्योंकि मेरी जो वाइफ है, वो हम दोनों कॉलेज में पढ़ते थे साथ में, चंडीगढ़ में साथ साथ कॉलेज थे, तो हमारी जान पहचान वहीं से थी। तो उनकी बहुत हेल्प रही पेरेंट्स की मुझे वहाँ बुलाने में, फिजी आइलैंड में। फिर न्यूजीलैंड में हम लोग रहे, वाइफ का बहुत बड़ा साथ था मेरे, उन्होंने बहुत साथ दिया मुझे जब हमने ये डिसीजन लिया कि मैं वापस बॉम्बे जाना चाहता हूँ। बॉम्बे में सबसे जो मेरे लिए सबसे बड़ी पावर थी वो यही थी कि यहाँ मेरा घर था बॉम्बे में, और मैं यहाँ रह गया था, हमारा फैमिली बिजनेस रहा, तो मैं यहाँ रहा हुआ था। तो अगर वो ना होता तो मैं नहीं कह सकता कॉन्फिडेंस है कि शायद यही होता, क्योंकि बॉम्बे में किसी भी छोटे टाउन से आना, बॉम्बे जैसे शहर में, और फिल्मों के लिए सोचना और कहाँ जाना, कहाँ रहना, क्या करना, मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए। तो वो जो चीज़ मेरे हिस्से की थी, जो ऊपर वाले ने मुझे दी थी, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। डेफिनेटली
सर जब 1990s की बात करते हैं, जब आपने अपना करियर स्टार्ट करा था, उस समय एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आई है, बहुत लोगों ने इसके बारे में बात करी है। 1990s के टाइम पे माफियाज का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था बॉलीवुड के अंदर, एंड स्पेशली मूवी प्रोडक्शंस के अंदर। क्या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जब आपने स्टार्ट करा था? नहीं, एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन बातें थी कि कई बार कुछ ऐसे कोलिग भी थे जो शायद ज़्यादा नज़दीक से कुछ सुना होगा उन्होंने, इस तरह की बातें होती रहती थी। लेकिन हमारी ना तो कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रही उनके साथ में, ना ही कभी ऐसा लगा कि ये वो लोग हैं, क्योंकि सुना तो हुआ था, उस फंक्शंस भी होते थे, ये भी जग जाहिर है ये बात, लोग जाते भी थे, एक्टर उनकी महफिलों में फंक्शंस भी होते थे, ये सब रहा। लेकिन जहाँ तक मैं था कि हम शायद ज़्यादा हीरो लोग ही जाते थे, हीरोइंस जाते थे फंक्शंस में, उस वक्त शायद उनको विलन्स की ज़रूरत ही नहीं होगी, इसलिए हम तक कोई पहुँचा ही नहीं। लेकिन सुना ज़रूर था, लेकिन कभी डायरेक्ट मैं कहूँ कि मेरी किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ? इंटरेक्शन ऐसा नहीं। ओके सर, बात करते हैं आपके बचपन की। कर ले। आपके जवानी में तो आपने बहुत ही खूब किरदार निभाए हैं, बट मैं जानना चाहता हूँ आपके बचपन में, बचपन कैसा था आपका? बचपन बहुत बढ़िया था यार, बहुत खुला था, ओपन था। बहुत सारे पेड़ थे, खुली ग्राउंड थी, बड़ा घर था। अच्छा। हाँ, 50 आदमी भी आ जाए तो छत के ऊपर शीट डालनी है, सब सो जाते थे आराम से। अच्छा। वो ये माहौल होता था वहाँ बाहर। तो कोई शिकायत नहीं, बचपन से बहुत बहुत बढ़िया रहा बचपन। और एक्चुअली जिस तरह की हम लोग, एक गेटेड कॉलोनी में 3-4 बंगले थे, सब रिश्तेदारों के ही थे। तो सबके जो थे 7-8 फैमिलीज़ में ऑलमोस्ट 2-2 साल 3-3 साल के फ़र्क में सब किस्म की एज के लोग अवेलेबल थे। तो उससे क्या फ़ायदा आता था कि कोई चीज़ खेलते थे हम लोग तो वो बहुत पावर बन जाती थी। मेरे घर की गेट के अंदर से 8-9 आदमी अवेलेबल होते थे। अच्छा। अब उसमें स्टेजेस ऐसे थे सबके कि कुछ इतने बड़े थे कि वो लीड कर सकते थे। ठीक है। और कुछ हम लोग जो, अब अगर उस वक्त मैं कहूँ मैं छोटा था, तो हमें उसी तरह के ही आपको कैप्टन चाहिए होते हैं जिंदगी, माहौल बनाते हैं किसी के कहने पे। जब हम बड़े हुए तो उनसे नीचे जो आए तो हम उन्हें कहा चलो खेलने चलते हैं यार, चलो क्रिकेट खेलते हैं, तो सब लोग बाहर निकलते थे। तो इससे मैं कहूँगा कि वो चीज़ बड़ी शानदार रही हमारी। हम लोग कोई किसी चीज़ में बंद नहीं थे, ऊपर वाले की कृपा रही, बहुत खुलेपन में। और गांव भी, मेरा गांव जो था वहाँ से 10-12 किलोमीटर गांव था और 7-8 किलोमीटर हमारा शहर शुरू हो जाता था। अच्छा। तो मैं बीच में था, तो उसमें बहुत मज़ा ये रहता था कि इधर जाते थे तो शहर की फीलिंग आती थी, और गांव जाते थे ट्रैक्टर देखने को मिलता था, बड़े बड़े खेत हैं लगे हुए हैं। तो वो मैंने बहुत इन्जॉय किया। एक्चुअली जैसे मैं आज देखता हूँ, आज तो हमारा वर्ल्ड बहुत डिजिटलाइज हो गया, राइट? सबके हाथ में टैबलेट है, बचपन से इंटरनेट का एक्सेस है, टीवी पे बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके ज़माने में तो ये सारी चीज़ें थी ही नहीं, राइट? हाँ, टीवी का आना भी अपनी आंखों से देखा, और किस तरह टीवी आया वो भी देखा, किस तरह टीवी को सेट करना वो भी देखा, तो माहौल देखा है। लेकिन मैं कहूँगा कि हम लोग एक हिसाब से लक्की बहुत हैं। हम लोग लक्की इस हिसाब से हैं कि हमने अपनी आँखों से देश की तरक्की देखी है। बिल्कुल। हमने टेलीफोन देखा, किस तरह लगते हैं टेलीफोन, वो उसकी क्या खींच होती है वो देखी। टीवी ब्लैक एंड वाइट आया तो उसकी फीलिंग देखी हमने, क्या होता है ब्लैक एंड वाइट का। वो चित्रहार का आना, वो संडे को फिल्म का आना, वो सारा महसूस किया हुआ है। तो फिर यही चीज़ें जब मल्टीप्लाई हुई, वही फ़ोन जब कुछ सालों बाद अपनी एक नया रूप लेके आया तो वो भी देखा, कॉर्डलेस भी आया तो वो भी देखे, फिर रेडियोज़ आ गए, टीवीज़ आ गए, कलर आ गया, सब कुछ आ गया। करते करते आज जो देख रहे हैं, इसमें तो जब भी थोड़ा सा ऐसे सोचो तो बड़ा प्राउड फील होता है यार कि हम एक कैसे इरा से निकले हैं जहां हमने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। कह सकते हैं कि आपने दौर बदलते हुए देखे। हाँ बिल्कुल देखे यार, बिल्कुल देखे, अपने आंखों से देखे। क्या भारत बदला है बहुत ज़्यादा? बहुत बहुत यार। आज देखो लास्ट के जो 15-20 साल से जो स्पीड अप हुआ है ना चीज़ें, उसमें हम लोग ऑलमोस्ट एट पार पहुंच गए। अभी ये छोटी छोटी चीज़ों का कहना है कि वो थोड़ा सा आगे इसमें निकल गए उसमें निकल गए, तो होता रहेगा। लेकिन अभी मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा देश किसी भी चीज़ में किसी भी तरह से किसी से कम नहीं है। जो भी चीज़ें होती हैं, है ना, चांद पे पहुंचने में भी हम पीछे नहीं हैं, वहाँ भी बहुत अच्छा से है। और सबसे बड़ी जो पावर इस वक्त हिंदुस्तान की ये है, जिस तरह ब्रेन
बाहर वालों ने हमारे हिंदुस्तानी ब्रेन को यूज़ किया है, लोगों को अपने यहाँ बुला के वहाँ कामयाब हुए हैं। आज की देश में हमारा देश भी उस पोजीशन में है कि हम अगर बाहर से चाहें टॉप क्लास टेक्नीशियंस, टॉप क्लास मशीनरी कुछ भी मंगवा सकते हैं, उनके साथ बैठ के सीख सकते हैं, उनको वो हमें बता सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं। ये आदान प्रदान जो है इसमें ये बहुत बड़ी पोजीशन है हिंदुस्तान की इस वक्त। बिल्कुल, मतलब दौर बदले हैं, भारत बदला है। हमने देखा जब कैमरे हमारे शूटिंग के बाहर से आते थे, चेंज हुए, पहले साउंड आती थी उसमें वो डालते थे, वो सब चेंजेस जब देखे तो हम देखते थे क्या क्या कुछ हो रहा है यार, कितना कुछ हो रहा है, भारत बदल लेकिन गया। हमने कभी नहीं सोचा था कि कैमरामैन भी हिंदुस्तान में आएंगे वहाँ के। आज कितनी हमारी फिल्में बनती हैं जो वहाँ के टेक्नीशियंस हम लोग हायर करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है यार, अचीवमेंट है। बहुत बड़ी। यस ओके सर, जैसे आप एक पैन इंडिया सुपरस्टार हो, आपने अलग अलग सिनेमाज में काम करा है, आप मलयालम, तेलुगु, पंजाबी, आपने कब बॉलीवुड, काफ़ी सारे सिनेमाज में काम करा है। डिफ़िकल्टीज़ कहाँ पे हैं? क्योंकि आप आई थिंक आप हिंदी, इंग्लिश इन सब में कंफर्टेबल थे, बट जब आपने मलयालम में गए या फिर तेलुगु सिनेमा में गए तो उधर क्या प्रॉब्लम आई आपको स्टार्टिंग में? नहीं, इसमें सबसे अच्छी बात जो हमारे फेवर में ये थी कि हम वहाँ नहीं गए, हम बुलाए गए। अच्छा, ठीक है, जब आपको वो बुलाते हैं तो आपकी कमज़ोरियाँ उनको पता है। ठीक है, एज एन एक्टर वो उन्होंने आपको एक्टर समझा, अच्छा समझा, आपने बुलाया। आपको लैंग्वेज नहीं आती ये बात उनको पता है, और ये हमारे फेवर में जाती थी। इसके लिए हमें सबसे अच्छी बात जो मैंने महसूस की कि घबराने की कोई बात नहीं। ओके। जिन्होंने हमें हायर किया है उनको मालूम है कि इनको ये लैंग्वेज नहीं आती, तो उस तरह से बहुत से तरीकों, वो तो बहुत पहले से कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने काम किया बॉम्बे, तो उन्होंने जो दूसरों को सिखाया करते समय उन्होंने हमें भी बताया, कुछ चीज़ें हमने तैयार की कि किस तरह बेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात जो होती है, जिसमें वो बिलीव करते हैं, वो है आपका डिसिप्लिन। बिल्कुल, आपका हार्ड वर्क, वो है हार्ड। उसमें अगर आप काम पढ़ते हो तो वो समझ लो कि फिर वो मतलब दे डोंट एंजॉय यू एज ए एक्टर। बिल्कुल, क्योंकि बाकी चीज़ें तो उसमें सब मतलब हम हेल्प हो रही है कि लैंग्वेज नहीं आती, नो प्रॉब्लम सर, विल डू दिस विद दिस वे, नो प्रॉब्लम, वो तरीके हैं उसके, हमने किया। लेकिन लकीली जो उनका सबसे पहला पॉइंट था वो मेरी ज़िंदगी का मकसद था, वो ये था डिसिप्लिन। क्योंकि मैं फॉरेन में रह चुका था, शोज़ करता था, वहाँ टाइम को कैसा है कि ये कहते थे कि अगर आप 10 मिनट पहले भी पहुँच गए ना, इवन देन यू आर नॉट गोइंग टू नॉक द डोर, you just wait 8 minutes outside। पंक्चुअलिटी थी, पंक्चुअलिटी या डिसिप्लिन। 10 मिनट पहले भी नॉक नहीं होगा, आप 1 मिनट पहले ही नॉक कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ मैंने सीखी हुई थी। दूसरा जो मुझे फ़ायदा हुआ कि मेरी शुरुआत सब सीनियर लोगों के साथ हुई। बिल्कुल, तो उसके लिए ये था कि मैं अलर्ट था, ऑलवेज अलर्ट था। जग्गू दा टॉप के एक्टर, डिम्पल जी, राज बब्बर साहब, अमरीश पुरी जी, फिर बाकी फिल्में की तो आमिर खान उसमें थे। तो करते करते धर्म जी, इनके साथ करते करते मेरे अंदर एक अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि मुझे लेट नहीं होना, क्योंकि सीनियर लोगों के साथ मेरा काम है। तो वो जो मेरी सोच रही वो मेरे प्लस पॉइंट हो गए। तो मुझे जिसकी सबसे पहले उनकी नज़र होती है कि एक्टर तो आ गया, लेकिन हमने सुबह इसको 7 बजे बुलाया था, सपोज आई एम शूटिंग ए तेलुगु फिल्म, आप पहुँचे कि नहीं पहुँचे ये रजिस्टर हो जाता है। तो वो हाँ, तो ये मेरी सबसे बड़ी पावर बन गया, और यही बात उनको भी बहुत पसंद आई। उसका रीज़न यह है कि आज भी मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप ऊपर नीचे हो सकते हैं एज एन एक्टर, आपको बताया जा सकता है। फिर एक्टर की सबसे बड़ी अच्छी बात क्या हो जाती है ओवर द इयर्स काम करते करते, कि आपको बताया जा सकता है, Listen, I want little this much and little loud। ये बहुत बड़ी ताकत है आपके पास, क्योंकि बहुत से काम ऐसे हैं जिसमें सिर्फ आपका ही डिसीजन है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे क्या करना है आपको ही करना है। यहाँ सबसे बड़ी सुविधा हमें ये होती है कि हमें कैमरामैन बोलता है अब डोंट लुक दिस साइड बिकॉज योर लाइट इज नॉट देयर, इज ओनली दिस मच। तो उसने हमें बता दिया, बेस्ट चीज़ उसने बता दी। हमारे डायरेक्टर साहब हमको कह देते हैं कि नहीं थोड़ा ऐसे नहीं, थोड़ा सा आई नीड स्माइल। ये बहुत बड़ी बात होती है जब आप कोई काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल,
तो कितनी हेल्प मिलती है एक एक्टर को। तो उसमें तो फिर नेचुरली वो चीज़ें सब महसूस की मैंने, उन चीज़ों पे मैं वर्क करता रहा। मैं हमेशा सीरियसली रहा। मेरा बेटा भी जब एक्टर बना तो मैंने उसको कहा कि पीछे से कभी नहीं सुनना जब डायरेक्टर आपको कुछ कह रहा है, बिल्कुल उसके फेस के सामने आ जाओ। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ बोल नहीं रहा, वो करके दिखा रहे हैं आपको, वो फ्री में मिल रहा है तुमको, उसको मिस नहीं करना चाहिए कभी। एक्चुअली आई थिंक वो ग्रेटेस्ट सपोर्ट है। बहुत बढ़िया है। क्योंकि क्या होता है, हमारे तक आने से पहले डायरेक्टर्स ने, राइटर्स ने कितनी बार वो चीज़ें डिस्कस की होती हैं, तो पी गए होते हैं। तो जब उनके अंदर से वो मलाई निकलती है ना, तो उसका फ़ायदा एक्टर उठाना चाहिए। सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ऑफ कोर्स यस। हाँ, तुम एक्टर हो, तुम्हारी भी कोई प्रिपरेशन है, कुछ ऐड ऑन कर सकते, तो जब करते हैं तो डायरेक्टर साहब को भी लगता है हाँ भाई दिस इज़ बेटर बेटर बेटर, कैरी ऑन। जैसे जैसे आप फिल्में कर रहे थे, आपने बताया कि दैट आपने बहुत आइकॉनिक सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करा है, सुपरस्टार्स के साथ काम करा है। कॉन्फिडेंस आता था कि दैट एक फ़िल्म हो गई मेरी जग्गू दादा के साथ, एक फ़िल्म मेरी हो गई आमिर के साथ। अब मैं उस समय क्या सोचते थे आप, क्या उस समय आपके माइंड में होता था, क्या पर्सपेक्टिव था आपका लाइफ को लेके, क्या मकसद था कि क्या बनना है, सुपरस्टार बनना है? इन चीज़ों में कभी ध्यान ही नहीं गया। Okay. इस चीज़ पे भी कभी ध्यान नहीं गया कि जग्गूदा के साथ एक होगी, अब अमित जी के साथ हो रही है और मैं ऐसा सोच रहा हूँ। नहीं सोच रहे आप। आप एक कामयाब एक्टर के बाद दूसरे बड़े कामयाब एक्टर के साथ काम कर रहे हो। वेयर यू स्टैंड? यू डोंट स्टैंड एनीवेयर मैन। आपको प्रूव करना है कि टांगे कांप रही हैं कि नहीं कांप रही। तो उसी में रहता था मेरा, आपका फोकस काम में था। फोकस सारा उसमें रहता था कि ये सीन है, ये इनके मम्मी जी के साथ है, धर्म जी के साथ है, इसको कैसे अच्छा करना है। और वहाँ पे ये नहीं, मैं सिचुएशन में नहीं था और ना ही मेरी वो नेचर में था कि 10 आदमी मुझे बोले क्या कर रहे हो यार तुम। आप अपनी कला पे फोकस कर रहे हो। ऐसा माहौल भी आप क्रिएट कर सकते हो, एक एक्टर ऐसा माहौल भी क्रिएट कर सकता है जिसमें आपको बार बार कहा जा रहा है एक्सक्यूज मी यार ध्यान दो थोड़ा, क्या कर रहे हो। वो भी नहीं होने देना था और अपने नएपन को भी कंट्रोल में रखना था और उसमें सीखना भी था। और सामने कौन कर रहा है ये ना, तो ये सब चीज़ों में मैं रहा। आपने अपने काम पे ध्यान दिया, उस पे काम पे ध्यान दिया जो हो रहा, इसके लिए तो आए थे ना। अब इसको काउंट क्यों करना। जिस काम के लिए आप आए हो वो शुरू हो चुका है, अब उसकी नींव जो है आपने स्ट्रांग करनी है, ठीक है ना। तो आप उसकी चीज़ों मत सोचो कितनी ईंटें लग रही हैं, आप खाली ध्यान दो कि कितना सही हो रहा है। राइट। और उस सही से ही आगे होने वाला है। तो मैं उसी में रहा, मैंने कभी ज़्यादा नहीं सोचा कि अब मेरा ख्वाब पूरा हो गया। नहीं, सर ख्वाब नहीं है, ख्वाब यहाँ आना था और इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम तो होना था। जब वो हैं मार्केट में, आप वहाँ उनके सामने खड़े, तो उनके आपके पास कोई चॉइस नहीं, अपने आप को ये फील कराओ कि मुझ पे पिटी फील करो क्योंकि मैं नया हूँ। ऐसा नहीं होता दोस्त, कहीं नहीं होता। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। जब आ गए सामने खड़े हो गए तो एज ए प्रोफेशनल यू आर स्टैंडिंग देयर इन फ्रंट ऑफ अमित। आपको अपना बेस्ट देना है, आपको अपना बेस्ट करना है। तो उन्हीं में ही मैं रहा। मुझे लगा कि यही सही। ये भी नहीं सोचता था कि मुझे कुछ लग रहा है ना। होता था सीन, एक अजीब किस्म का रिलैक्सेशन, मैं अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील करता था कि हाँ भाई डायरेक्टर साहब ने ओके कर दिया है, या बड़े डायरेक्टर एक्टर हैं वो भी कुछ बोल सकते हैं अगर उनको लगे ना, वो तो स्टैब्लिश है। ऐसा नहीं जब होता था तो सीन हो जाता था, तो मैं थोड़ा सा बस इतना ही। आई थिंक आपने एक बहुत खूबसूरत मैसेज दे दिया है हमारी ऑडियंस को, क्योंकि बहुत लोग अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हैं सर, उनको शायद अपने काम पे फोकस करना चाहिए, शायद अपने आप पे फोकस करना चाहिए अपनी लाइफ में। ऐसा ही होना चाहिए। आपकी मनपसंद जगह आप पहुंच गए हो, आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ है, आप उससे बेटर भी कर रहे हो, लेकिन जो सामने खड़ा जिसका एक्सपीरियंस है ना, उसको अंडर एस्टिमेट कभी मत करो। उसको जितना अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकते हो उसको करो, बिल्कुल, जितना सीख सकते हो। तो बाकी मौके मिलते हैं। आपको कॉन्फिडेंस तो रहना ही चाहिए हर काम में, इसलिए आप करते हो। तो मुझे ये लगता है कि हमारा भी बहुत डिफरेंट काम है यार। एक इमोशन को 8 घंटों में पूरा करना,
और उस इमोशंस को रोक के रखना, उसके बीच में चाय भी पी रहे हो, नाश्ता भी कर लिया, हंसा भी लिया, ये भी हो रहा वो भी हो रहा, लेकिन फिर वह जब वहाँ पहुँचे तो उस टुकड़े को इकट्ठा करके फिर उसे करना, यही तो एक्टरों का काम है। और कई एक्टर इसे इतनी खूबी से कर जाते हैं, वो महान हो जाते हैं। डेफिनेटली, जैसे सर आप हो। नहीं, महान नहीं हूँ मैं, महान नहीं हूँ मैं। वापिस ले शब्द प्रतीक, एक्टर यार मेहनत करता हूँ। बिल्कुल सर, जैसे आपने साउथ इंडियन सिनेमा में काम करा है और इंडियन सिनेमा जो हमारा बॉलीवुड है, आपको साउथ इंडियन सिनेमा और बॉलीवुड सिनेमा में क्या फ़र्क नज़र आया? कोई फ़र्क है? देखो, फ़र्क नहीं है, लेकिन एक उनकी बहुत वो चीज़, उनके पास बहुत एडवांस चीज़ें हैं। उस वक्त भी मैंने देखी, उनके कैमरे पूरे अपडेटेड रहते थे। जो अच्छा, नई चीज़ होती थी वहाँ साउथ इंडिया के बहुत रहता था। और डिसिप्लिन जो मैंने आपसे कहा है, और उनकी कहानियाँ जो हैं बहुत उनके अपने लोगों से जुड़ी हुई रहती थी। देखिए, ज़मीन तो हर जगह है, लेकिन हर ज़मीन में जो हम लोग हैं ना, हम पंजाब की फीलिंग है, उसका एक अपनी फीलिंग आती है। खाना भी हो, चाहे इंसान हो, हमारा आव भाव ढंग जो ऐसे तेलुगु का है, तमिल का, हर फूल की एक अपनी खुशबू है ना। और उनकी क्योंकि वो ओरिजिनल कहलाते थे और उन्होंने बहुत मेहनत की है, सबने उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को बड़ा बेहतर बनाने के लिए बहुत बहुत मेहनत की है। डेफिनेटली सर। देखिए, आज सिनेमा में कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क, खाली आप नाम दे दो तो भी, लेकिन आप बिल्कुल नहीं दोनों तरफ रखेंगे तो बराबर हो चुका है। डेफिनेटली, तो इतनी मेहनत की है उन्होंने, दे आर इवन डूइंग बेस्ट। हाँ, तो उसमें उनका पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है, उनकी कहानियों को जाता है, उनकी नेटिविटी जो है उसको कायम रखा हमेशा उन्होंने। लेकिन उनका हीरो गाने वाने भी गाता था, दुनिया भर में घूम के आता था, सब कुछ, लेकिन शाम को फिर लुंगी में बैठ के टेबल पे खाना खाता है। तो ये जो उनकी बातें थी ना, अपने लोगों से जुड़े रहो, कल्चरल, उसको बहुत उन्होंने मजबूती से पकड़ के रखा हुआ है। आज भी आप देखो कि बहुत सारी चीज़ें मॉडर्न हैं, लेकिन उसके अंदर ही उन्होंने अपनी ज़मीन की बातें भी रखी हुई हैं। ज़मीन के कपड़े हैं, ज़मीन का ढंग है, कल्चर को इम्पोर्टेंस दी है। किसी भी बड़ी फिल्म में आपको कभी नहीं लगेगा कि एक बहुत बड़ी फैमिली है। हमेशा लगे उस बड़ी फैमिली में उनकी दोनों बेटियां भी शादीशुदा उधर ही रहते हैं, उनके दामाद भी वहीं रहते हैं, उनके मामा भी वहीं रहते हैं। ये सब आपको उनकी बड़ी कहानियों के अंदर ये सब कैरेक्टर दिखेंगे। तो ये बताता है कि वो सब रिश्तों का ख्याल करते हैं, और उनको पता है कहानी में जब इतने ज़्यादा फूल आए तो फिर महकते भी है ना। बिल्कुल सर, अगर बात करें साउथ इंडियन सिनेमा की या फिर बॉलीवुड की, अभी रिसेंटली में हमने देखा साउथ इंडियन सिनेमा का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हमारे देश में उभरा, बहुत ज़्यादा बूम पे अगर मैं कहूँ तो अभी कुछ सालों के अंदर साउथ इंडियन सिनेमा काफ़ी बूम पर आया, और काफ़ी सारे नए सुपरस्टार्स हमें देखने को उधर मिले जिन्होंने बहुत हिट एंड बैंगर फिल्म्स दी हैं अभी रिसेंटली। आपको ऐसा क्या लगता है कि दैट बॉलीवुड कहाँ थोड़ा सा पीछे रह गया कि दैट साउथ इंडियन सिनेमा इतना बड़ा उभर के आ पाया हमारे सामने? मुझे लगता है एक सबसे बड़ी बात हुई, कई बार परेशानियों में बहुत सी चीज़ें सामने भी आती हैं, प्लस पॉइंट्स भी। कोरोना में जब लोग सब बंद हो गए ना घरों में, तो सिवाय टीवी और ये फ़ोन के उनके पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं थी। ये तो हम सब ने महसूस किया कि एक टाइम मेरी सोसाइटी में ये था कि आप नीचे नहीं आ सकते। हाँ बिल्कुल। और उसमें नीचे अगर आपने कुछ ऐसी अगेंस्ट जाने की कोशिश की, वो वीडियो में आ जाता था, और वीडियो में उनके हर इंस्ट्रक्शन थी कि आप बताओगे कि ये आदमी नीचे घूम रहा था। म्यूनसिपैलिटी के लोग आ जाते थे। ओके, इतना स्ट्रिक्ट मामला था। ठीक है, काफ़ी। तो कई जगहों पे तो ये दूसरी वजहों से स्ट्रिक्ट हो गया, क्योंकि उतनी जगह नहीं थी नीचे आने की। उस वक्त लोगों ने जो फ़ोन का इस्तेमाल किया है, यहाँ ये जो OTT के प्लेटफॉर्म जो बने थे, इनका जो इस्तेमाल हुआ है ना, उसमें क्या हुआ कि हर इतना कुछ है उधर, देख रहे हैं फिर भी कम पड़ रहा है। बिल्कुल। वो कम को पूरा करते 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 दुनिया भी घूम ली, और अपना साउथ इंडिया पूरा घूम लिया। एंटरटेनमेंट में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा, लोगों को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। सारे लोग घर में हैं तो कुछ ना कुछ सब देख रहे हैं। ये देखा
तो वो जो सब, अब मैं सिर्फ इस बात पे रहूं, तो वो जो एक बात थी ना लोगों के दिमाग में कि साउथ इंडिया जो है रीजनल में आ जाता है, वो सारे बातें जो थी ना देखते देखते ख़त्म हो गई। वो मेन स्ट्रीम में वो एकदम उनके दिमाग से उतर गया, अरे यार क्या सिनेमा बना दें यार, इनके तो कहानियों में अभी भी घरों के अंदर ट्रैक्टर है, वही खेती है, बड़े बड़े घर दिखा रहे हैं, रिश्तेदारी है। तो करते करते आप भी उन्हें समझने लगे। आप वो भूल गए कि जो आपने सोच के रखा हुआ था कि ये सिनेमा तो इस तरह का, ऐसा नहीं था, उस वक्त भी नहीं था, लेकिन हम नहीं पहुंच पा रहे थे ना। तो कोरोना ने हमारे ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया कि हम सारी इंडस्ट्री है आज, केरला का तो ये कहते हैं कि अगर आपको फिल्में बनाना सीखना है तो केरला में ट्रेनिंग कीजिए आप, क्योंकि उनके ख़ास बजट में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं। अच्छा। मतलब इतने इंटेलिजेंट तरीका है वहाँ पे फिल्में बनाने का। तो ये सारी चीज़ें लोगों के सामने आई, उनका कंटेंट सामने आया, और हर स्टेट की अपनी खूबी है, तेलुगु की, तमिल की, केरला की और कन्नड़ की, ये इनकी अपनी अपनी खूबी है। तो सबने देखा यार सारी स्टेटों में अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं। तो वो जो उन्होंने किया उसके बाद उनको ये तो समझ आ गई कि हम यहाँ कोई भी कंटेंट कहीं से भी हम देखें वो अच्छी चीज़ें मिलेगी आपको। तो वो सारा जो फ़र्क था ना वो ख़त्म हो गया, विच वॉज वेरी गुड। एक्चुअली लोगों को शायद मौका मिला है ना। अब समय ऐसा आ गया, एक्चुअली अब समय ऐसा आया कि जब आप इधर की कहानी को इधर मर्ज कर सकते हो, यहाँ के एक्टर उधर मर्ज हो रहे हैं। बिल्कुल। तो पहले ये था कि हम लोग साउथ इंडिया में जाते थे, अब बहुत से साउथ इंडिया के एक्टर जो है वो हिंदी की। तो ये आपका देखिए, आपका किटी कितनी बड़ी होगी कि उसमें कितने कितने एक्टर्स आ गए, कितने मेकर्स आ गए, टेक्नीशियंस एक दूसरे के साथ मिलके आज काम हो रहा है, कोलैबोरेशंस काफी ज़्यादा इजी हो गए जी। तो हर स्टेट में बेहतरीन फिल्में बन रही हैं। लेकिन हो सकता है क्योंकि पिछले कई सालों से हमने साउथ इंडिया के हर लैंग्वेज में बड़ी फिल्में देखी हैं, तो शायद हमको लगता है कि बॉलीवुड में ऐसा नहीं हो रहा है या क्या है। लेकिन क्या है कि बॉलीवुड में बहुत सारी चीज़ें जो थे टीवी बहुत बड़े पैमाने पे कवर कर गया था कहानियाँ, उससे बहुत फ़र्क पड़ रहा था हमको। और दूसरा, हम गानों के बिना कहानियाँ नहीं सोच रहे थे, फिर OTT ने वो भी ख़त्म कर दिया। बिल्कुल। OTT का तरीका ही अलग है, एक न्यू चेंज है। उसमें कहानी का नरेशन, कहानी को बताना ही बिल्कुल अलग है। उसमें आपका हीरो लगता ही नहीं है, वो वही है, गाँव का तो गाँव जैसा ही लगता है, वैसी हरकतें। तो ये भी एक नए किस्म का सिनेमा है, वेरी वेलकम सिनेमा मानूंगा। तो मुझे लगता है कि इसलिए आज कोई भी सिनेमा, चाहे वो हिंदी का भी अच्छा है, तो वहाँ उनको सब पता है। आपकी मराठी फिल्म कौन सी हिट हुई है, साउथ वालों को पता है। पंजाबी कौन सी फिल्म हिट है, कौन सा गाना हिट है, कौन सा हीरो एक्टर, सब मालूम है उनको। राइट एब्सोल्युटली। वैसे ही हमें मालूम है कि वहाँ कहाँ कौन सी कहानी अच्छी है। तो इससे एक चैलेंज भी हो गया एक दूसरे के लिए, और ये भी हो गया कि हमने बेहतर करना है अपनी स्टेट के लिए। ये जो कंपटीशन है बहुत वेलकम है। इसी ने शायद बहुत बड़ा बनाया साउथ इंडियन सिनेमा को। आप देखिए, अभी एक तमिल फिल्म की ट्रेलर आया, कितना बड़ा। इस तरह की एक फिल्म मैंने भी की है जो दिसंबर में आएगी, कनप्पा करके है, बहुत बड़ी फिल्म है वहाँ की, तेलुगु है वो। तो वहाँ भी सब लैंग्वेज में बड़ी बड़ी फिल्में बन रही हैं। डेफिनेटली। और आज वो मेन स्ट्रीम हो चुका है, ये सबसे बड़ी बात है। ऑफ कोर्स, कोई फ़र्क नहीं। डेफिनेटली। तो मुझे लगता है कोरोना बहुत लोगों के लिए एक बहुत बड़ा पैंडेमिक था, बट बहुत लोगों के बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली हैं, लोगों को एक्सप्लोर करने का बहुत मौका मिला। यस। तो वो एक सबसे बड़ी चीज़ थी। जैसे सर, आपने बहुत सारे साउथ इंडियन सिनेमा में आपने काम करा है, आपने बहुत सारे साउथ इंडियन सुपरस्टार्स के साथ काम करा है, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस है? किसी के साथ कोई एक्सपीरियंस ऐसा हो जो यादगार बन गया हो? देखिए, सब ये बहुत कामयाब लोग हैं वहाँ, अभी भी आज भी है वहाँ। जो स्टारिज्म है उसको बहुत मंदिर तक का दर्जा दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, है ना। तो ये वहाँ का सिस्टम है, और वो भी अपने लोगों का ख्याल रखते हैं। उनके यहाँ भी एक चलन है, तकरीबन सब जगह है, हर संडे फैंस मिलने आते हैं उनको। अच्छा। हाँ, तो कई बार तो ये भी है कि अगर हीरो है घर में या हीरोइन है तो मिलेंगी, नहीं तो आप उतने लोगों की बिरयानी का या खाने पीने का बंदोबस्त होता है। ओके। आए हैं, नहीं भी मिले तो आप खाना खा के जाइए। That is so grateful. और अगर हैं
तो फ़ोटो शोटो खिंचवाते हैं, वो करते हैं। तो ये चीज़ें वो रखते भी हैं, उनके फ़ैन क्लब्स हैं तकरीबन स्टेटों में अलग जगह। तो ये कम्बिनेशन है दोनों का, जो आपस में वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो इसीलिए स्टार और उनके मंदिर भी बनते हैं। ये अचीवमेंट है आपकी, बनाने वाले आम आदमी है उसकी। आम आदमी, मैं तुम्हारे लिए अपने दिल में क्या जगह बना के बैठा हूँ ये तो मैं जानता हूँ, तुम क्या करोगे। तो तुम हो, तुम उतनी जगह पा लिए हो मेरे अंदर, तो फिर है ना। तो इसी तरह वहाँ है, यहाँ भी हमारे भी फ़ैन है, ईद के फ़ैन है वहाँ भी, ये सब चीज़ें तो हैं। लेकिन यस, मैंने तकरीबन सब बड़े जितने भी वहाँ के उस सुपरस्टार रहे, चिरंजीवी साहब, पवन कल्याण हो गए, महेश बाबू हो गए, इन सब के साथ, बालाकृष्ण साहब, इनके साथ मैंने काम किया। आज मैं उनके बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। कैसा एक्सपीरियंस होता है कि दैट उनके फादर्स के साथ आपने काम करा, आज उनकी सेकंड जनरेशन के साथ भी आप काम ये जो जनरेशन है बहुत इंटरेस्टिंग है। हम्म। अभी जो जनरेशन आई है जिसमें एनटीआर जूनियर हैं, पुष्पा के जो एक्टर हैं, ये एक नए किस्म का सिनेमा, जो इंटरनेशनल सिनेमा का जो तरीका है उसके उस तरह उसको भी ये लोग लेके आए हैं। अभी देखेंगे पहली फिल्मों में थोड़ी लाउड होती थी, अब वो लाउड नहीं होती, अब नेचुरल वे होता है। तो वहाँ भी एक चेंज, बहुत भारी चेंज, ये ऑल द न्यू एक्टर्स जो हैं वो लेके आए हैं। ड्रेस अप सिस्टम जो है चेंज है वहाँ पे। तो जो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं वो उन्होंने लिया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे चेंज महसूस होता है। बिल्कुल। कि जब हम उस वक्त जब बोलते थे तो वो कहते सर थोड़ा लाउड होना सर, तो लाउड होगा। अब लाउड करो तो सर नो सर, थोड़ा नीचे होना सर। तो ये चेंजेस हैं। तो हम भी एज एन एक्टर, मुझे भी चेंज करने का मौका मिल रहा है। तो अभी देखिए ना, हमारे OTT का जो एक्टिंग है वो उस पर जाएंगे तो थोड़ा दिन हमें कुछ समय लगता है उस कहानी में जाने में, क्योंकि उसको जिस तरह हमने पोर्ट्रे करना है या जिस तरह हमने निभाना है उसका तरीका बहुत सीधा है। ठीक है ना। और कहीं पे हम लोग थोड़ा सा पहले के ज़माने में जहाँ हम लोग थोड़ा सा वो उस तरह करते थे, स्टाइल आता था, अजीत साहब का, प्राण साहब का एक स्टाइल आता था, तो वो भी एक सिनेमा तरीका था कि इस तरह सिनेमा बनती है और इस तरह एक्टिंग होती है ताकि लोग उसे एंजॉय कर सके। लेकिन अब सिनेमा जिसमें आपको नेचुरल रहना पड़ता है, तो मैं इसका हिस्सा हूँ, मुझे खुशी होती है। मैं उसी तरह फॉलो करता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ कि अब कैसे करना है, ये तरीका है तो इसको एक्सेप्ट करना है इसको। आपने जैसे बताया महेश बाबू सर के साथ आपने काम करा है, हमारे जेनजीज में उनका बड़ा क्रेज़ है। महेश बाबू सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत अच्छा। 2-3 फिल्में शायद मैंने की उनके साथ, लेकिन मेरे अंदर जो मेरी करियर में बहुत बड़ा चेंज आया था उन्हीं की फिल्म से आया था। अच्छा। हाँ, एक करते करते सिलसिले विलन वाले चल रहे थे, तो सडनली मुझे एक रोल मिला जिसमें महेश बाबू जी के फादर का रोल था, वो पुलिस ऑफिसर और उनका बेटा। तो वो जब फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई और उसमें जो लोगों ने मेरा जो रूप था वो वाला फादर वाला, उसे बहुत पसंद किया। अच्छा। कामयाब हुआ। तो फिर जब वो देखा तो फिर वो एक नई इनिंग शुरू हो गई जिसमें फिर मैंने फादर, एल्डर ब्रदर, इस तरह के रोल मुझे पॉजिटिव मिलने शुरू हुए। तो अभी भी कहीं विलन आता है, कहीं पॉजिटिव आ जाता है, तो वो एक नया रास्ता खुला उस फिल्म के बाद। ओके, उन्होंने आपको एक चेंज दिया। हाँ, उस कहानी ने चेंज दिया। उसके हीरो महेश बाबू थे, बहुत बड़ी फिल्म थी वो, कामयाब हुई, हिंदी में भी बनी बाद में वो फिल्म। जैसे आपने बताया साउथ इंडियन में सर, साउथ इंडिया में इतना ज़्यादा क्रेज़ हो जाता है कि लोग मंदिर तक बना देते हैं। एंड रजनीकांत सर के बहुत सारे मंदिर बने, ऐसे उनको लोग उनकी पूजा भी कर लेते हैं, राइट? आप उनसे मिले? रजनीकांत साहब से मेरी सिर्फ एक बार मुलाकात हुई। ओके। और वो भी बड़ी मज़ेदार बात थी। मैं अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए बेंगलोर में थे एक होटल में, तब छत पे जो रेस्टोरेंट था उस पर बैठे हुए थे। रामी रेड्डी साहब थे। रामी रेड्डी जो विलन है, अब गॉड ब्लेस हिम, ही इज़ नॉट एनीमोर। तो हम दोनों डिनर के लिए बैठे थे, तो सामने एक लंबा टेबल लगा हुआ था, तो उसमें सडनली, क्योंकि मैं फेसिंग था मेरा रजनीकांत साहब की तरफ, तो मैंने उनसे कहा यार रजनीकांत साहब बैठे हैं शायद। तो उसने पीछे देखा, बोले हाँ। तो पूरा लंबा टेबल था, अकेले बैठे हुए थे। तो वो उनसे मिल के आए। तो फिर इस बीच में और शायद बच्चों का कोई था, सेलिब्रेशन था, तो इसलिए वो पहले आ गए, तो बच्चे फिर आने शुरू हुआ। ऐसा रामी मिल के आए, तो मैंने कहा यार मैं मिलना चाहता हूँ। ओके, वो वहाँ गए, उन्होंने उनसे कहा कि बॉम्बे एक्टर, जो भी तरीका था, बजाय इसके कि मुझे बुलाते, वो खुद आए। ओके।
ये बहुत बड़ी बात। कैसा फील हुआ उनके साथ मिलके? बहुत अच्छा। देखा, इसीलिए प्राउड से मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये ना वाई खड़े हो दो, थोड़ी देर अपनी बातें की, ये है और तो ये होता है कई बार कईयों का बड़ापन। क्या उनका ऑरा में ऐसा कुछ है कि लोग उनको इतना ज़्यादा मानते हैं? बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है नहीं, बहुत कुछ है, सब स्टारों में बहुत है। तो कई बार तो मुश्किल होता है, उनके अपने शहरों में शूटिंग करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर दूसरे शहरों में जाते हैं। स्पेशली कई बार, अब मैं शायद एक शूटिंग ही कर रहा था तो मुझे पता लगा कि रजनीकांत साहब की शूटिंग चल रही है, रामाजीराव करके स्टूडियो है, तो बहुत बड़े बड़े एसी वहाँ पे हैं, तो अंदर ही बहुत कुछ काम कर लेते हैं। बोले उनका ही सेट लगे हुए हैं, बड़े बड़े सेट लगे हुए हैं। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा काम स्पीड अप हो जाता है। बिल्कुल। तो कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको शहरों में काम करना, लोग बहुत होते हैं। सर जैसे बॉलीवुड की बात करें, आपने बॉलीवुड में भी बहुत सारी हिट फिल्म्स करी हैं, एंड अगर बॉलीवुड के कल्चर की बात करें, बॉलीवुड के कल्चर में एक चीज़ बहुत नेगेटिव दर्शाई जाती है, जो अभी सामने भी आई है, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ने उसके ऊपर बहुत कमेंट्स भी दिए हैं, दैट इज़ नेपोटिज्म। नेपोटिज्म पे आपका क्या विचार है? मुझे समझ में नहीं आया नेपोटिज्म क्यों बोला जाता है। मतलब आई डोंट नो, बट लोग बोलते हैं कि दैट नेपोटिज्म है, नए लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। एंड देखिए, मैं एक्टर हूँ, मेरा बेटा है। सबसे पहले जो मेरे पिताजी बिजनेस करते थे, सबसे पहली नज़र जब स्टूडेंट ख़त्म किया तो मेरी उसी काम में, उसी अपने ही घर के काम में गया। मुझे नहीं जमा, अलग बात है ना, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा मेरा पावर वही थी कि अब मेरा बेटा है, जब वो बड़ा हुआ, समय आया तो डिस्कशन में यही आया, बेटा मैं ये कर रहा हूँ, अब आप बताओ, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट लगता है तो हम कर सकते हैं। तो करते करते उसने वो 2 फिल्में की, आगे आगे कर रहा है वो। अब मुझे ये बताओ, जो एक किसी भी काम के लिए एक ज़िंदगी चाहिए होती है, कभी भी किसी के पेरेंट्स की बात करें ना, बच्चों की, कभी किसी ने 6 जगह जाके इतनी डेवलप नहीं किया है कि 6 कैरियर बन गए, नहीं, एक ही 25-30 साल लगते हैं। जब नीचे से दुनिया जो आती है उसको एक ज़िंदगी लगती है बनने में, राइट। अब मुझे ये बताइए, आप अगर राज कपूर साहब की फैमिली की बात करें, उनके यहाँ से 7-8 लोग, लड़कियां लड़के हीरो मिले आपको, डेफिनेटली। और जब हीरो ही नहीं होंगे तो क्या कहानी बनाओगे आप? आपको क्या लगता है कि हीरो बनाना आसान काम है? आपको लगता है कि हीरो किसी स्कूल से निकल के आएंगे, कॉलेज से? सर, रेडीमेड चीज़ें जब आपको मिलती हैं ना, तो वो इंडस्ट्री फलती है। हमारी कोई कहानी जब कहानी बनती है, सबसे पहले उसमें हीरो की बात आती है, और हीरो नहीं बनते इस तरह। अब मैं जो 30 साल 40 साल है, मैं कहते हुए भी मुझे अजीब फील होता है कि मैं हीरो बन सकता हूँ। सर, हर चीज़ की एक एक ताकत होती है, उसके वहाँ से चीज़ें निकलती हैं, उसके बेस के ऊपर फिर चीज़ें बनती हैं। तो मैं तो कभी इसको नहीं नेगेटिव मानता, लेकिन ये भी चीज़ सच है कि सारे घरों के लोग कामयाब नहीं हुए। एब्सोल्युटली, ठीक है ना। तो ये कह देना कि अब क्यों उनके घर से 4 आदमी बने, अरे 4 आदमी ने आज 10 साल 15 साल भी हो गए तो 40 में 100 फिल्में उनके बीच में हैं, तो 100 फिल्मों में अकेले ने काम तो नहीं किया ना। उसमें प्रोड्यूसर आए, डायरेक्टर जुड़े, वैसे ही जुड़े, एक्टर्स जुड़े उनकी फिल्मों में, तो इसमें खराब कहाँ हो गया? सही बात है। नेपोटिज्म या वो होता है जब मेरे को धक्का मार दिया गया और अपना बैठा दिया गया। तो ये तो वैसे भी छोटा मोटा तो लाइफ में ऑफिस वाले जॉबों में भी होता है, राइट। कि नहीं सर ठीक नहीं है, नहीं जी वो नहीं करता है, पॉलिटिक्स तो हर जगह है। तो छोटी मोटी ये आप, इसके लिए आपके पास सब्र होना चाहिए इन चीज़ों के लिए। जी, फैक्ट्री नहीं होगी तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? एब्सोल्युटली। तो बहुत से नौकरों को काम देने के लिए आपको फैक्ट्री चाहिए, और फैक्ट्री भी कैसी चाहिए? जो बहुत सारा काम कर रही है, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। वही नहीं होगी तो क्या चलेगा?
तो ये इसलिए मैं नेपोटिज्म में बहुत वो नहीं हूँ। हाँ, किसी ने किसी को धक्का दे के खुद ये तो ठीक है, हो सकता है कभी मेरे साथ भी हुआ हो ऐसा, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो बहुत रिजिड हूँ इन चीज़ों में। हम अकेले आए थे, कोई रिश्तेदार हमारा था नहीं उसमें, तो मुझे नहीं पता। ऐसे कई बार हुआ है कि मेरा काम नहीं गया तो दूसरे एक्टर ने किया, या दूसरे का भी मेरे पास आया होगा। इसमें कहाँ आ गया कि मैंने उसको छीना। बिल्कुल। सरफरोश का रोल मुझे मिला था, बाद में प्रदीप राव साहब ने किया। हाँ। मैं नहीं कर पाया। ये सबके साथ होता है। तो मैं नहीं मानता इंडस्ट्री का नेपोटिज्म। अब जैसे जो अभी जितने हमारे सीनियर एक्टर हैं, जैसे जग्गू साहब का बेटा है, आप मुझे बताइए वो जो करता है स्क्रीन के ऊपर, और कोई देखा आपने लड़का इस तरह करने वाला? नहीं। तो ऐसे लोग नहीं आएंगे तो कहाँ से लाओगे तुम? डेफिनेटली। उनके बेटे ने आज 15-20 फिल्में की हैं, वो 15 फिल्में में उनके सारे रिश्तेदार थोड़ी हैं, लेकिन जिसको लेके फिल्म बननी है वो बना, वो बेचारा मेहनत किया, आज उसने देखो क्या करता है। एंड दे आर आल्सो पुटिंग वेरी हार्ड वर्क। हाँ सर, तो क्या है, इंडस्ट्री तो तभी चलेगी आप जितनी लोग आएंगे बनेंगे जिनके ऊपर सबसे पहले फिल्म आती है। अब हीरो को हम ना शब्द इस्तेमाल करना, तो आप एक मेन कहानी का मेन एक्टर होता है, वैसे कह लो आप। लेकिन जब तक वो नहीं होगा कहानी नहीं बनेगी ना। कोई भी कहानी ले लीजिए। तो मैंने कभी इंडस्ट्री को उस तरह नहीं लिया। ठीक है, बाहर से बच्चे आते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि अब हमें काम मिल जाना चाहिए। हाँ। ये आज से 15 साल पहले भी वैसे था। आप धर्म जी की कहानी सुनोगे कभी, तो धर्म जी ने भी कितनी मेहनत की हुई है। बिल्कुल। उनकी कहानी भी सुनिए, सबकी कहानी में संघर्ष है। मनोज कुमार जी की भी बातें जब पता चलती हैं तो वो भी मेहनत करते थे। अमित जी की भी एक स्ट्रगल। तो जो आता है उसको वो मेहनत करनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि आपकी स्ट्रगल की पावर जो है ना, इसको गुस्से में मत डालिए, इसको अपने अंदर प्रिजर्व कीजिए। ये पावर है आपकी। बिल्कुल। ये आपको डराएगी भी, आपको सिखाएगी भी। तो जो चीज़ सिखाने और आपको आगे ले जाने वाली हैं, उनको आप इजीली मत लो। आप हो सकता है आप उस लाइन के लिए नहीं बने, लेकिन मेहनत करते रहोगे, क्या पता आपको कहाँ से रास्ता मिल जाए। मैं कहाँ न्यूजीलैंड में था, अपनी दुनिया बना के बैठा था, कहाँ मैं फैशन शोज़ करने लगा, और कहाँ मेरे अंदर ये थॉट आया, ओह माय गॉड, मुझे तो इस लाइन पे होना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था। तब तक मैं अपने अंदर इतना पक चुका था सोच के, कहीं कामयाबी नहीं मिल रही थी या मैं उतना खुश नहीं हो रहा था। तो उस वक्त कसम खाई कि अब इसके बाद कुछ और नहीं, इसी लाइन के ऊपर चलना। आपने सोच लिया था कि दैट एक्टर ही आपने कहीं से तो आपने आपके मतलब की चीज़ निकली ना। तो इंडस्ट्री में ज़रूरी नहीं है कि आप आए हो तो आप इंडस्ट्री में ही बनोगे। हो सकता है यहाँ काम करते करते आपके दिमाग में बात समझ आ जाए, ये मेरे लिए नहीं है। बिल्कुल। वहाँ से आप एक्सपीरियंसेस, वो एक्सपीरियंस लेके आप दूसरे रास्ते पे निकल गए। तो वो नहीं सोचता। आप इसकी नेगेटिव चीज़ें मत सोचो, मैं तो इससे पॉजिटिवली सोचता हूँ। आज देखिए, आज बहुत सारे प्राण साहब का कोई फैमिली का नहीं है ना, तो बहुत सारे एक्टर हैं ऐसे। अमरीश जी की फैमिली से कोई नहीं है, विनोद मेहरा साहब की फैमिली से कोई नहीं है। तो बहुत से एक्टर्स हैं जिनकी फैमिली के लोग नहीं आए, नहीं है, बच्चे बिजनेसमैन हैं। तो जो आ रहे हैं वो इस लेवल के आ रहे हैं कि वो सीधे ही उस फिल्म उनके ऊपर फिल्म बनेगी तो ही मुझे काम मिलने वाला है। मेरे पे फिल्म तो नहीं बनने वाली। तो अभी देखिए, जो बच्चे अभी भी यंग होते हैं, सनी का बेटा लॉन्च हुआ था, और क्या नज़र तो रहेगी ना, इस बिजनेस भाई। डेफिनेटली मेरे को इसमें नेपोटिज्म नहीं दिखता। आपने एक बहुत पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दिया है, और आई थिंक ये ठीक भी है। हाँ? क्योंकि अगर कोई डॉक्टर, किसी के फादर डॉक्टर, आप क्यों नहीं बोलते नेपोटिज्म है? जब एक जनरल का बेटा भी जाके कप्तान बनता है, फिर मेजर बनता है, क्यों नेपोटिज्म? अरे उस माहौल ने बच्चों के अंदर वो चीज़ भर दिया कि मुझे फौज में जाना, और वो फादर कहता है दिस इज यू, डू दिस डू दिस डू दिस डू दिस दिस इज योर फिटनेस, ब्ला ब्ला, पूरा आपके लिए रास्ता ख़त्म करता है। लेकिन पहले दिन दौड़ना आपने है, उधर हाइट आपकी चेक होगी, डेफिनेटली वो छलांग मारोगे, जंप मारोगे, हाइट उस तुमने करना है। लेकिन फादर ने तुम्हें ट्रेन तो कर दिया ना, बेटा मुझे लगता है तुम यू नीड मोर पावर, मोर फिटनेस, यू हैव तो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो यही फ़ायदा होता है ना, वो ऊपर से आता है। डेफिनेटली कला तो आप हमें खुद ही डेवलप करनी पड़ेगी, कोई हमें चाहे कितना ही सपोर्ट हाँ, लेकिन अगर वो ज्वाइन कर रहे हो तो कितनी बड़ी हेल्प है तुम्हें। जिस
फादर ने इतना ज़िंदगी देखी है, उसने आपको ऐसे बता दिया ये बस यू डू दिस एंड देन गिव द टेस्ट। राइट, एब्सोल्युटली। बॉलीवुड में एक चीज़ बोली जाती है, अभी कुछ सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने बोला कि दैट बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस ना डॉक्टर्ड होते हैं, मतलब प्री सेट होते हैं, वो सारी चीज़ें पहले से बनी बनाई होती हैं, किसको अवार्ड देना है किसको नहीं देना है। क्या आप इस चीज़ में बिलीव करते हो, या आपको लगता है कि दो अचीव कर रहा है वो अपनी मेहनत से ही कर रहा है? देखो साहब, हम जिस मेहनत करके जहाँ मैं पहुँचा हूँ ना, मुझे कभी किसी इनके बारे में सीरियस हुआ ही नहीं। सुना है, होता भी होगा, नहीं होता तो भी हैरान होऊंगा मैं, लेकिन सवाल यह है कि उससे मेरी मेहनत क्यों कम हो जाए, मेरे अंदर का जोश क्यों कम हो जाए। मत दो। मैं इस चीज़ का एग्जाम्पल हूँ आप लोगों के सामने दोस्तों। मैंने कभी पब्लिसिटी के पीछे नहीं भागा, मैं कभी अवार्डों के पीछे नहीं भागा, ना ही उनके बारे में सोचा, और ना ही उसके बारे में रात को ऐसा कि नींद गवाई अपनी। मैं एक ही बात जानता हूँ, मैं अगर हूँ तो आज नहीं तो कल बेल बजेगी। डेफिनेटली, है कि नहीं। अब गलतियाँ निकालनी हैं, ये नहीं मिला। सरफरोश में मुझे सब जगह नॉमिनेशन मिला था, अगर मुझे अवार्ड नहीं मिला तो क्या करूं मैं कि ये कहूं कि कोई और ले गया तो ले गया यार, माहौल होगा ऐसा, ले गया, लेकिन मैं क्यों उसमें डूब जाऊं। बिल्कुल। अब मुझे भी जो मिले हुए हैं अवार्ड इतने हैं कि हम सोचते कहाँ रखें, वो भी एक सच्चाई है। डेफिनेटली। ठीक है, बाकी ठीक है, कई बार जब कुछ अवार्ड ऐसे होते हैं, जैसे अभी एक नए अवार्ड शुरू हुए हैं, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, अपने टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं किसके हैं, उस पर सडनली मैं बहुत प्लस उसकी तारीफ बहुत सुन रहा हूँ मैं। ओके। क्योंकि वो बहुत जेन्युइन है और उसकी बड़ी स्क्रूटनी स्ट्रिक्ट है, जिसमें से निकल के लोगों को मिले हैं। अगर ऐसी कुछ चीज़ निकल के आ रही है तो कहीं आपके दिमाग में ये बात आ जाए, यार अगर ये अच्छा काम होगा तो शायद ये वाला अवार्ड मिलेगा, तो ऐसा हो सकता है कहीं। लेकिन मैं मेरी जो लेवल है, मैं उन चीज़ों में भी नहीं जाता, लेकिन मुझे खुशी होगी कि एक ऐसी चीज़ बन रही है जिसमें लोगों के बीच में रिस्पेक्ट पैदा हो रही है, जो सवाल आपने किया है। सर, क्या आप डेस्टिनी में बिलीव करते हो? आपको डेस्टिनी को लेके क्या ख्याल है? किस्मत होती है? किस्मत होती है, लेकिन मैं ज़्यादा उसके लिए वो नहीं करता हूँ, क्योंकि हर आदमी की कोई ना कोई लाइन होती है ज़िंदगी में, बनती है। कई बार आप टाइम लगता है, रास्ते समझ में नहीं आ रहे कि मेरा कौन सा रास्ता है, उसकी एक हो सकता है उस वक्त आपको एक धैर्य रखना चाहिए, अपने पे विश्वास होना चाहिए। मैं टोटली डेस्टिनी पे नहीं जाता हूँ। मैंने जो खुद किया है उस पर वही मेरा है, वो है कि मेहनत, और जो काम आप कर रहे हो उसके लिए एक फिटनेस होती है। मैं शरीर की फिटनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। I'm understanding. आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, उसके एक वो होगा। आप इंजीनियर बनना चाहते हो, इंजीनियर पढ़ाई कर ले, लेकिन इंजीनियर उसके बाद की कोई कमी हो सकती है। बिल्कुल। वो हमेशा जो प्लस पॉइंट है उसके वो दिखनी चाहिए कि यार दिस बॉय इज इंजीनियर। मतलब तुम जब बात भी करो तो किसी को लगना चाहिए गुड। जब ये चीज़ें नहीं होती तो आप फंस जाते हो। अगर मैं जैसे एक्टर बनने आया था, तो इसीलिए आपने मुझे कहा ना कि जब बड़े लोग आते थे तो क्या सोचते थे। मैं सोचता ही नहीं था, मैं ये सोचता था कि ये सीन मेरा निकल जाए, क्योंकि मैं जिस दुनिया से आया था, सब कुछ छोड़ के इसमें आया था, इसमें मेरे पास सोचने का टाइम ही नहीं था कि मैं यार फिल्मों में आ गया हूँ, वाह, ऐसा नहीं था। मैं एकदम सीरियस था अपने काम को लेके कि ये सीन ठीक होना चाहिए, क्योंकि इसे जज करने वाले बहुत से लोग हैं बैठे हुए, है ना। मैं अब मेरी हैसियत के साथ उन्होंने मुझे पे भी किया हुआ है, और इतने बड़े आदमी के एक्टरों के सामने मैं बीच में खड़ा हूँ, और मैं ख़राब करूँगा तो क्या होगा मेरी हालत। एब्सोल्युटली। तो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप वहाँ उस स्टेज पे पहुँचो जहाँ जो चाहते हो वो दिख रहा है, आप महसूस कर रहे हो ना। जब इतना काम ज़िंदगी ने आप पक्का कर दिया ना, फिर डेस्टिनी को साइड में कर दीजिए। वो अपना खेल खेलेगी, क्योंकि डेस्टिनी से भगवान जुड़ा हुआ है। वो आपको कोई ना कोई आशीर्वाद कहीं से मिलेगा, लेकिन उनका वेट मत करो, अपनी मेहनत करो।
भगवान पे बिलीव करते हो आप? हाँ बिल्कुल। आप किसकी उपासना करते हो, अगर आप करते हो तो? वो घर, हम तो हिंदू हैं तो सब है, और गुरुद्वारे भी जाते हैं, सब जगह है हमारा विश्वास है, सब भगवानों में विश्वास है मेरा। लेकिन भगवान है इसमें कोई शक ही नहीं है। और हम सबको एक, कभी कभी तो हम ज़िंदगी में कुछ लोग मिलते हैं उनको ही ऐसा समझ लेते हैं, क्योंकि आपको ऊर्जा मिलती है उनसे। बिल्कुल। तो भगवान के बड़े रूप हैं, एक भगवान जो हम पूछते हैं वो भी है। कुछ ज़िंदगी में आपके लिए ऐसे इंसान बन जाते हैं क्योंकि अच्छा रास्ता दिखाते हैं। राइट। तो जब वो उसमें भगवान दिखता है और वो जो है तो उनसे दूर कैसे हो सकते हो? एब्सोल्युटली। सर, अगर एक बात मैं आपसे पूछूं कि दैट लाइफ में हम काम करते हैं, कभी कभार कुछ मोमेंट्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बट कुछ मोमेंट होते हैं जो हमारी लाइफ के सबसे टफेस्ट मोमेंट होते हैं, जहाँ पे हम फेलियर्स को एड्रेस करते हैं। फेलियर्स को आपने कभी, आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेलियर आया, या फिर आपने फेलियर को आप कैसे देखते हो लाइफ में? देखिए, ज़िंदगी चलती है ना, जब ज़िंदगी चलती है तो फिर आस्ता आस्ता वो अकेली नहीं रहती है ना। आप माँ बाप के साथ चलते हो, फिर अकेले चलते हो तो वाइफ आती है, बच्चे आते हैं, घर बार बनता है आपका, अपनी दुनिया बनती है आपकी, उसको दुनिया को सजाना, रखना, उसका रख रखाव, वो सारा चीज़ चलती रहती है। तो कभी भी स्टेबल नहीं होते हो आप। हर आदमी की, बड़े बड़े लोगों की प्रॉब्लम भी उस वक्त वही होती है, यार नीचे जाना है या कम हो गया या क्या होगा, चीज़ें तो वही होती है ना। बिल्कुल, सबके लिए सेम है। पैसा ही बचाता है चीज़ों को, पैसा कमाना, ये सब चीज़ें तो आपके साथ लगी रहती हैं उसमें। तो इसके भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं आपको। क्योंकि जब आप एक ही काम कर रहे होते हो तो फिर आपके पास ज़्यादा क्या बोलते हैं, बड़े रास्ते तो होते नहीं आपके पास। उसी पे विश्वास करना है, अब छोड़ के दूसरा रास्ता तो पकड़ नहीं सकते, उधर ही रहते। तो उसमें फिर वही है। एक्चुअली मैंने आपसे इस सवाल क्यों पूछा, मैं आपको बताता हूँ। लाइक जो हमारा जेनजी कल्चर है, उसमें एक्चुअली क्या मैं देखता हूँ कि दैट पेशेंस बहुत कम है, और पेशेंस कम है तो उसी की वजह से बड़ी जल्दी हार मान जाते हैं लोग, या फिर वो थोड़े से फेलियर को भी नहीं झेल पाते हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे, अगर उनकी लाइफ में आज फेलियर है तो उसको कैसे डील कर सकते हैं? पर वो किसको फेलियर कहते हैं ये तो पता चले, पहले तो ये समझे। वो तुम डॉक्टर बनना चाहते थे, तुम डॉक्टर बन गए हो, अब कौन से फेलियर की तकलीफ, कौन फेलियर, किस किस्म की हार तुम्हें तकलीफ दे रही है, ये तो समझो। बिल्कुल। और तुम्हें ये भी पता है कि मैं थोड़ा सा ये पढ़ लूँगा तो मैं स्पेशलाइज भी हो जाऊँगा, ये भी पता है तुमको। और तुमको ये भी पता है कि अगर मैं इस तरह भी चलूँ तो भी मैं डॉक्टर तो हूँ ना। एब्सोल्युटली। तो एजुकेशन बड़े रास्ते खोलती है। तो बहुत से लोगों को समझ ना, तुम कौन सी हार से डर रहे हो ये तो बताओ। हार डर हम लोगों को ज़्यादा आता है एक्टर में, क्योंकि ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें आप स्पेशलाइज हो चुके हैं। हर दिन एक न्यू चैलेंज। देश, हाँ, तीसरा आदमी सोच रहा है हमारे बारे में, तो कई लाइनें ऐसी होती हैं, समझे ना आप। तो कई चीज़ें तो कंफर्म है आप, और जितने भी बाकी काम हैं उसमें आप 26-27 साल में हो जाते, पहुंच जाते हो उधर। बिल्कुल। आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आर्मी में जाना है, पायलट बनना है, कहीं भी जाते तो आप ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच चुके हो। अब वहाँ तुमने डिसाइड करना है। तो कहीं से कि कितने लोग हैं आज मैंने देखा है कि जो बहुत पढ़ी लिखी लड़कियाँ आज फिल्मों में प्रोडक्शन का काम कर रही हैं। वो क्या है उनमें, क्या चीज़ आई उनमें, इतनी पढ़ाई, इंजीनियर हैं वो, लेकिन इसी उसने वो छोड़ के प्रोडक्शन करे। तो कई बार मैंने क्योंकि अब सारी दुनिया चेंज हो चुकी है, बहुत यंग बच्चे जो हैं पढ़े लिखे, ये बहुत प्लस पॉइंट है इंडस्ट्री का, वो आ चुके हैं। लेकिन उनको ये समझ आ गया कि यहाँ उनकी रूह नहीं है, उनको वो काम करना जहाँ उनका रूह है। हो सकता है माँ बाप को थोड़ा लगा हो, लेकिन आज उसमें रह के वो तकलीफ उठाए, रात को 2 बजे तक शूटिंग कर रही हो। बिल्कुल। और 2 बजे के बाद फिर डिसाइड होगा कल कितने बजे की शिफ्ट है, लेकिन उसको तकलीफ नहीं हो रही उसकी। राइट, एब्सोल्युटली। लेकिन वहाँ रह जाती तो शायद परेशान होती। तो ये डिसीजन भी आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो उसमें लेने चाहिए। एक ज़िंदगी है, वो एक सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन। जब एजुकेशन होती है ना तो आपका बेस स्ट्रांग होता है, आपको डर नहीं होता। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। हाँ, इसलिए एजुकेशन जो है ना, वो अगर आपके पास है ना, आपका बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली सॉल्व हैं। आप ओवरकम कर लोगे। ओवरकम कर लो। सिर्फ आपको ये है कि मुझे ये रास्ता चाहिए,
फिर परवाह नहीं, आपका जूता पुराना है या कपड़ा पुराना, आप चल पड़ते हो। बस इतना ही, यही वही जहाँ उलझन है, जहाँ तो आप स्ट्रेट माइंड है कि यही करना है आप, तो वो है। पर जहाँ ये होता है उस पर थोड़ा सा आप संभालना अपने आप को। बिल्कुल सर, जैसे हम आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखते हैं या सोशल मीडिया देखते हैं, आप बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ घूमते हो, बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ टाइम व्यतीत करते हो। दोस्ती के क्या मायने हैं आपकी ज़िंदगी में? दोस्ती के मायने नहीं, जिसके बाद दोस्ती नहीं है और थैंक यू है उसका। ओके। दोस्ती के क्या मायने, दोस्ती के बिना है क्या? दोस्ती के बिना कुछ नहीं है। आप समझे? आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा जो आपको ना अमीरी देखता है ना गरीबी देखता है, या किसके जेब में क्या है, किसके घर क्या पका है, किसका घर कैसा है, वो नहीं देखता, वो है दोस्ती। राइट। समझे? हम एक दूसरों की छतों पे सोते थे, हम ट्रकों में सो जाते थे। एक दोस्त था स्वीटा भूपेंद्र सिंह, उनके ट्रक में सेब आते थे। अच्छा। तो सेब ट्रक खड़ा रहा भाई, पूरी रात आगे बकवास भी होती रही, सेब भी खाते रहो। यह है दोस्ती। जो माहौल, जो आदमी इस तरह गुजरता है इन चीज़ों से, वो बहुत मतलब बहुत ज़िंदगी के मायने समझ जाता है। माइनस दिस खाली है ज़िंदगी। दोस्ती के बिना ज़िंदगी नहीं। खाली है प्रभु, खाली है, क्या करोगे? एब्सोल्युटली। सर, हम किसी भी करियर में जैसे आगे जाते हैं, जैसे आप एक्टिंग के करियर में बहुत आगे तक आप जा रहे हो, अभी भी एक्टिंग कर रहे हो, अभी भी इतनी मेहनत आप कर रहे हो। लॉन्ग लास्टिंग करियर बनाने के लिए क्या चीज़ें की ज़रूरत होनी चाहिए किसी के भी करियर के लिए, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? वही चीज़ है, देखो पहले तो तय कर लिया हमने, कुछ चीज़ें तो कंफर्म है। आर्मी में जाना था, इतनी एज में टेस्ट होगा, उसमें आप चले जाओगे। ठीक है जी। इंजीनियर डॉक्टर बनना, उसकी एज कंफर्म है। ठीक है। एक आध चीज़ें है जिसमें आप पढ़ लिया, आपने कर लिया, यू वेटिंग फॉर ए जॉब कि यहाँ जाना है, इधर जाना है, वो उसके अडानी यहाँ के काम करना है या रिलायंस के यहाँ काम करना है, वो भी एक सिचुएशन होती है। बाकी कामयाबी तो उसी में है, पेशेंस में है, धैर्य में है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आप करना चाहते हो वहाँ पहुँच गए हो। वहाँ पहुँच गए हो ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व है। अब वहीं रास्ते पता आपको। अब वो कौन लोग हैं जो पहले डॉक्टर बनते हैं, फिर वो डॉक्टर के ऊपर जो होते हैं मेडिसिन करना चाहते हैं, उसके लिए अलग 3 साल मेहनत करते हैं। वो कौन लोग हैं, वो क्यों करते हैं? जो डेडिकेटेड है। तो डॉक्टर तो बन गए हो, पैसे भी कंफर्म हो गए, मिल भी रहे, इसके बाद प्राइवेट प्रैक्टिस भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी सोच रहे यार मुझे ये पढ़ना है। ये होती है अंदर की आग, ये होती है क्लैरिटी। शाहरुख खान एक बात बोलते हैं कि दैट कामयाबी जब तक नहीं मिलती तब तक तो आदमी बहुत मेहनत करता है, बट असली मेहनत तब आपको करनी चाहिए जब आपको कामयाबी मिल जाए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। क्योंकि आप कामयाबी का मतलब है ही नहीं ओके थैंक यू, मैं सो रहा हूँ, मैं आराम कर रहा हूँ, मैं नहा के आऊँगा, नहीं मैं ये नहीं। कामयाबी के बाद भी जो एक वो असली मज़ा ही वो है कामयाबी का, कि उसमें जो आपकी अलर्टनेस है, उसमें जो आपकी मेहनत है, वो जब रंग लाती है, उस वक्त आप इंजॉय करते हो। बिल्कुल। आई डिड वेल यार, कोई काम आपने अच्छा कर लिया, तो वो बिल्कुल सही है। हम भी ऐसे ही मानते हैं कि काम जो है, अब मैं सोच लूँ कि मेरा हो गया, नहीं हुआ है। मैं थोड़ा सा भी हल्का महसूस करूँ तो मैंने क्या किया, जो रंजीत साहब ने किया, जो शक्ति कपूर साहब ने काम किया, हम उनके आसपास भी नहीं है भैया। अमरीश जी का नाम तो छोड़ो, अजीत साहब का छोड़ो, प्राण साहब को छोड़ो, तुम इधर बात करो तुम। लेकिन वो चीज़ मुझे डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। वो एक दौर था, उस दौर के वो मास्टर थे। ठीक है। अब मैं जो कर रहा हूँ मुझे ही करना है, मेरी खुशबू नहीं जा रही सपोज, लेकिन मुझे ही भेजनी है। मुझे रब ने रास्ते मेरे खोले, मुझे साउथ में काम दिया, बिना लैंग्वेज जाने मैंने इतने सालों से काम कर रहा हूँ। ये इसकी पॉजिटिविटी को मैं छोड़ के कुछ और चक्करों में पड़ जाऊँ तो फिर मैं ही गलत हूँ ना। Yes. अब इतना कुछ मिला है, इसमें भी अगर मुझे पता है मेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझे कैसे ग्रो करना है, मुझे सब पता है। लेकिन उस वक्त ने मुझे कितनी स्पीड अप से वहाँ ले जाना है, वो किस्मत ने कितना करना है, ये नहीं मुझे पता। लेकिन मैं इसको एंजॉय करता हूँ कि ये मेरे हाथ में है, ये मेरे हाथ में है कि मुझे जब भी कोई देखे
उसको लगना चाहिए कि यार स्टिल इज लाइक एक्टर, जो जिस रूप में उन्होंने मुझे पसंद किया। हम सब के एक रूप होते हैं, मतलब चाहे तो बिजनेस कर ले या चाहे किसी बड़ी कंपनी में लग रहे, वहाँ भी होता है यार ये जब आता है ना लगता है ये जो क्रिएट करते हो ना आप अपने शरीर की जो ऑरा क्रिएट करते हो, वो बताता है कि आप क्या चीज़ हो। वहाँ पता चलता है कि आपके काम के प्रति आपका कितना प्यार है। डेफिनेटली सर। तभी तो आप दूसरों को आप आज देखते हो, अपने कंपनी में देखते हो, बॉस आपका आता है सुबह नीटली ड्रेसअप होता है, फर्स्ट क्लास होता है, सीधा चल के आ रहा है, सर सबको हलवा कैसे, वहाँ से आपके उसकी खुशबू आती है आपको। और वो उसका खेल है कि कैसे प्रेजेंट करता है, कितना खुश रहता है आपके साथ, भले ही अंदर कुछ चल रहा है, लेकिन वो फीलिंग देना, वो खुशबू भेजना उसके हाथ में है, वो चाहता है कि ऐसा ही हो। बिल्कुल। तो यही चीज़ें हैं जो आप बटोर के रख लें अपने पास और अपने काम में इसे रखें। मुश्किल होता है, जैसे मेरी पोजीशन एक बड़ी मुश्किल थी, समझ में नहीं आ रहा था, बिजनेस करूं फैमिली का, दूसरा कुछ आता नहीं था, बाहर चले गए। तो बाहर जाने का मतलब ही डिफरेंट, हिंदुस्तान की ज़िंदगी से अलग ज़िंदगी, वहाँ तो सब कुछ खुद करना पड़ता। बिल्कुल, हर चीज़। तो थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन जब मैंने तय कर लिया और जब मेरे अंदर से आवाज़ आ गई कि दिस इज़ व्हाट, वो दिन और आज का दिन है। मैंने कभी उसको ये नहीं कहा कि मैंने पा लिया, नहीं सर। बहुत से एक बात सबको बता दूं, उम्र तो दुनिया के सबकी चल रही है, कि कैसे जीते हो, कैसे संभालते हो, वो है सबसे बड़ी चीज़। रिटायरमेंट का नाम भी मत लेना ज़िंदगी में कभी। हम हिंदुस्तानी लोग रिटायरमेंट के लिए नहीं बने हैं, हमारे अंदर नहीं है ये बात। आप मेरी बात को आज आंख बंद करके सोचना, पता चल जाएगा। तुम आधा दिन घर में नहीं बैठ सकते हो, रिटायरमेंट की क्या बात करते हो। हमारा शरीर वैसा बना है, हमें कुछ ना कुछ मकसद चाहिए, समझे। जो रिटायर ही होना है तो फिर खाना पकाना सीख लो, बर्तन मांजना सीख लो कम से कम, ताकि सुबह सुबह काम तो मिल जाए। तो इसलिए रिटायरमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ज़िंदगी इंजॉय, लेकिन मकसद ख़त्म नहीं होना चाहिए कोई भी। बिल्कुल सर, आपका जवाब सुन के दिल गार्डन सा हो गया। आपने बहुत खूबसूरत जवाब दिया है सर। जैसे आपने बहुत सारे सुपरस्टार्स के साथ काम करा है, शाहरुख खान को मैं अगर बोलूं तो मेरे वो पर्सनल फेवरेट सुपरस्टार है, मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ। तो जो आप उनसे मिले हो, आपने उनके साथ फिल्में करी हैं? नहीं करी ना। मैं एक ही फिल्म कर रहा था उनके साथ में, जिसमें मैं विलन था और रॉबिन भट्ट साहब उसको डायरेक्ट कर रहे थे। 2 ही दिन शूटिंग हुई मेरी, उसके बाद मुझे नहीं मालूम प्रोजेक्ट का क्या हुआ, मैं नहीं कर पाया। हाँ, कहीं एक आध स्टेज पे कहीं मिला हूँ, मैं ज़्यादा मिला भी नहीं उनको। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं उनकी जो डेडिकेशन है, जो उनका काम करने का जो ढंग है, और जिस तरह वो जो उसके कैरेक्टरों की इन्वॉल्वमेंट होती है, वहाँ से मैं मतलब फील कर सकता हूँ कि वो किस शिद्दत से अपना काम करते हैं। सलमान खान साहब के साथ कैसा एक्सपीरियंस है सर? हाँ, बहुत अच्छा है। क्या वो वैसे ही दिलेर हैं जैसे उनके बारे में जाना जाता है? उससे ज़्यादा ही है। अच्छा। मैंने जो 3-4 फिल्में की तो साथ रहने का मौका मिला, बाहर भी जाते थे। सलमान क्या है, क्योंकि मैं उस तरह के माहौल में रहा हूँ ना, हमारे पंजाब साइड में। जब भी किसी से मिलो, जानते हो नहीं जानते हो, सबसे पहला आवाज़ अंदर से आती रहे, घर आओ ना यार। सबसे पहला दिल्ली वाले हो तो तुम्हें पता होगा, सबसे पहला होता घर आओ ना। तो वो बहुत है सारे उस मामले, फैमिली वाइज दे वेरी निटेड ना। जो मैं थोड़ा सा उनको देखा है, फैमिली उनकी आपस में भाई बहनों का बहुत है एक दूसरे का, तो वो बहुत खुल के जीते हैं। और प्रभु ने उनकी अपनी मेहनत रही, उनकी अपनी स्ट्रगल भी रही, उन्होंने सब देखी है। लेकिन उसके बाद वो ऐसा नहीं कि अपनी अलग से वो नहीं है, दरवाजे खुले हैं, उस तरह की ज़िंदगी जी है जितनी जो मैंने उस वक्त काम किया। क्योंकि बाद में क्या होता है, आप बिज़ी होते हैं, वो बिज़ी स्टार है दुनिया भर का आपका, तो बाद में। लेकिन इतना मुझे मालूम है, जब भी कहीं भी मैं सलमान या उनके भाई मुझे जहाँ भी कभी मिलेंगे, वेरी रिस्पेक्टफुली मुझे पता है कि हम लोग एक दूसरे को ग्रीट करेंगे। तो
बाकी सब क्वालिटीज उसकी पूरे वही है, जैसे हम देखते हैं, जैसे हमने सुना है। सुनते हो देखते हो वैसे ही दमदार हैं। तो मेले लगे रहते हैं ना, खाना पीना दोस्तों में वो रहते हैं हमेशा, तुम देखते हो पार्टी शार्टी उनकी चलती रहती है। बिल्कुल। एंड जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है या जो उनका ऑरा है, लोग उनको बहुत एडमायर करते हैं। नहीं है ना भाई, उसके लिए देखो मेहनत भी करता था वो, आज भी करता है। अब उसको पता है कि उसके काम के अलावा उसने अपने शरीर को इस तरह बनाया हुआ है कि लोग उसे प्यार करते हैं, उसको रूप में देखना चाहते हैं। अब उसे वो मेंटेन भी करता है। बिल्कुल, है ना, शरीर तो ऐसी चीज़ है ही नहीं कि घर बन गया तो बन गया, ये तो रोज का है, आपको उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके लिए समय निकालना, उस तरह करना, वो सब चीज़ें तो हम देख ही रहे हैं उसमें, तो वो करते ही हैं। तो सर हम सलमान खान साहब को तो देख ही रहे हैं, बट मैं तो आपकी पर्सनालिटी को देख के बहुत इंस्पायर हुआ कि दैट एट दिस एज यू आर दिस मच फिट एंड इतने आप हेल्दी हो अभी भी, यू डोंट लुक लाइक जो आपकी एज है। इस सेहत का राज क्या है सर? कोई राज नहीं, डिसिप्लिन है। तुम्हें पहले बताया कि कोई भी देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जिस चीज़ ने आपका सबसे ज़्यादा साथ देना है, आप उसको दोस्ती नहीं मानते हो, क्या करोगे? क्या किया जाए इस बात का? शरीर जो है ये इससे बड़ा दोस्त नहीं कोई आपका, और इसका ध्यान आपको एज ए आपकी पहली गर्लफ्रेंड जो कोई अगर है तो आपका शरीर होना चाहिए। मतलब इस किस्म, इस लेवल का मोहब्बत होनी चाहिए। अब मेरी मोहब्बत ये नहीं है कि मैं दिन रात शीशे के सामने देखता रहता हूँ अपने, नहीं। इंजन है ना शरीर, इसको सीधे भाव में कहो, इंजन है। खाना पीना हमारा, इसका रख रखाव देखभाल, आप इससे ज़्यादा काम करवाना चाहते हैं तो इसकी मेहनत करो उसके ऊपर। तो शरीर जो है भाई, ये तो इसको दोस्त बनाओ। और मैं तो हमेशा ऐसा ही सोचता हूँ। आप वर्कआउट करते हो सर? मेरा सब कुछ वो वैसे ही है जैसे 30 साल 35 साल पहले होता था। सब कुछ है, कुछ चेंजेस जो आने चाहिए वो आप इतने एक्सपीरियंस में मुझे पता है मुझे क्या चेंजेस लाने हैं अपने लिए, वो सब चेंजेस लाता रहता हूँ मैं। लेकिन आज भी मेरा जो मिनिमम 1.5 आवर जो है वो अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो वेट्स ही होते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। कार्डियो भी हो सकता है, एक लॉन्ग वॉक भी हो सकता है, स्ट्रेचिंग भी हो सकती है। अभी मेरा काम जो है, पहले तो बाहर जाते थे तो जिम नहीं होते थे, तो हम लोग आगे पीछे कोई पार्क ढूंढ लेते थे, तो पार्क में चले जाना, कुछ नहीं तो रोड पे चले जाओ, लंबा वॉक कर लो। तो कुछ ना कुछ करते रहो ताकि जो है आपका शरीर जो है, क्योंकि यही तो है। और ये भी सबको मालूम है कि एज सब, कोई माइकल लाल है जिसकी एज रुक सकी है? नहीं सर, एब्सोल्युटली। तो जो समय आना है वो आना है, लेकिन जिस समय तक आप इसको संभाल सकते हो ये तो आपके ऊपर है। अगर आप बोलो मैं बहुत बिजी हूँ तो फिर ये आप ही कह सकते हो बिजी हो, मैं तो नहीं हूँ इतना बिजी भाई, मैं तो अपने शरीर का ख्याल रखता हूँ, सीधी सी बात है, मैं नहीं हूँ इतना बिजी। एंड वो सर दिखता है कि दैट एट दिस एज ऑफ टाइम आपने अपने आप को इतना मेंटेन करा है। 2 बार तू एज बोला, क्या तेरा क्या मतलब क्या तेरा? सर एज का मतलब ये है कि दैट मैं देखता हूँ जिस 2000 साल पुरानी चीज़ के सामने बैठा था। नहीं, जैसे जो मेरे घर में बड़े हैं, मैं उनको देखता हूँ, आपको देखता हूँ तो ऐसे लगता है कि दैट आप काफ़ी यंग दिखते हो। अभी जाके बोल, फिर देख कैसे जूते पड़ते हैं। ओके, जैसे सर अभी आपने अपनी लव लाइफ के बारे में बताया था, जैसे आपने बताया उनका कितना सपोर्ट रहा। आज की जनरेशन का ये हाल है कि दैट उनकी लव लाइफ बहुत ही ख़राब है, आज की जनरेशन बहुत दुखी है अपनी लव लाइफ से। इस इतने प्यार का, या फिर जो आपने इतना लंबा प्यार निभाया है, उसको कैसे आपने सस्टेन करा? आज की जो जनरेशन है ना, जो वो दुखी है। मोटरसाइकिल ताज़ा नहीं मिला, नया वाला नहीं मिला, दुखी। फ़ोन नया नहीं है, दुखी। कपड़े नहीं है, वो नहीं खरीदे, दुखी। तो हमारे यहाँ हमारे में तो ये दुख नहीं थे। हम आपस में आप 5 अगर 8-10 हैं तो 6 मिले, 4 मिले, 3 मिले, 2 मिले, सुख ही सुख है। तो ये जो हमने बांट ली है ना चीज़ें, देखो
आपने प्रेशर भी लिया है ना, हर आदमी की उस तरह का सुविधाएं नहीं है ना कि, लेकिन आपने बहुत कुछ पाल लिया है, आपने ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, इसका भी नहीं, वो चीज़ें तो उससे तो एक कम्बिनेशन में आती है ना, घर के हालात, घर से ये हो, फिर आप जब खुद कमाने लगते हो तो भी आपने कोई चीज़ कम की नहीं। अब मैंने कोरोना से ऐसा सीखा है, मेरा दिल ही नहीं करता कपड़े खरीदने को, क्योंकि कोरोना में पहली बार समझे कि क्या क्या पड़ा हुआ है अंदर। कोरोना के बाद आपके कितने कपड़े तो नहीं, जूते कितने खराब हो गए होंगे आपके, राइट, क्योंकि आपने पहने ही नहीं, कपड़े आपने ध्यान से देखे ही नहीं, तो और लालच है और आ जाए तो कहीं आप बांध भी सकते हो अपने आप, अपनी खुशियों को बांध सकते हो, कुछ बांधी हुई खुशियाँ को ऐसा नहीं कि भाग जाती हैं, रहती हैं, क्योंकि अभी जो समय जो खुल रहा है ना आपकी एज में, देख रहे हो आप बहुत कुछ, बिल्कुल, और आपको समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे बताओ कितने फॉरेनर्स तुमने बॉम्बे में देखते हो, वो लेकिन कितने आते हैं, लेकिन यहाँ नहीं दिखेंगे, वो राजस्थान में अंदर दिखेंगे, गुजरात के किसी गांव में दिखेंगे। हाँ, समझे आप क्यों? क्योंकि वहाँ वो सब देख चुके, जिसके लिए उनकी ज़िंदगी तो हमसे थोड़ी पहले ही आई, देखा है, एडवांस है, तो वहाँ भाग रहे हैं जहाँ उनको टीवी ना मिले, जहाँ वो भाग रहे हैं। तो हमें भी जो हर तरफ से नई नई चीज़ें आ रही हैं, इससे थोड़ा सा आपको बांधना आना चाहिए और इनके बारे में सोचना कम करना चाहिए। जो इस फ़ोन में है वो ही 5 लाख या 5 लाख चीज़ें वही हैं, लेकिन वो सोना का लगा हुआ, ये लगा हुआ, आप रोकना पड़ेगा कहीं आपको, क्या कर लोगे? तो थोड़ी सी अपने आप को उस तरह रखोगे, थोड़ा सा विजन बड़ा रखो, लेकिन हर चीज़ को लपेटने की कोशिश करेंगे हम तो फिर तकलीफ वाली बात आ ही जाती है कहीं ना कहीं। तो मुझे आपने जो बताया, मुझे लगता है हो सकता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है इस जनरेशन को। हर चीज़ मतलब हर वक्त हर चीज़ भी, अभी हम लोग तो रोड पे खड़े होके भी चाय लेते थे तो उतना ही मज़ा आता था जितना बड़ा, लेकिन आज आपके पास ऐसी ऐसी जगहें हैं और उस जगहों का फ़ायदा लेने के लिए खर्चा भी है, तो आप पाल के भी बैठे हो ना। बिल्कुल, तो बहुत कुछ है आपके लिए करने के लिए, जब तक आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में नहीं रखेंगे, इंजॉय नहीं करेंगे जो आपके हाथ में है, बिल्कुल वो आ जाएगा। कुछ सपोज फ़ोन है, अगर ये फ़ोन मेरा लेटेस्ट नहीं है, 4 साल पुराना है, इतना धैर्य में रखूं, ये ऑलमोस्ट हम देयर, बिल्कुल, पैसे आएंगे तो फ़ोन करूँगा, फ़ोन पे चीज़ें घर आ जाएंगी प्यारे लाल, फिर वो चीज़ तो उसको तो पैदा करो जो मंगाएगी वो। आज फ़ोन पे भी करोगे ना तो 10 करोड़ की चीज़, गाड़ी जो है तुम्हारे पास, लिमोजीन फलानी जीन, सब घर में आ जाएगी। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत खूब कही है। लेकिन वो चीज़ तो पैदा कर लो जिससे आनी है। लव, जैसे मैं लव लाइफ की बात कर रहा था सर, लव लाइफ में क्या चीज़ ऐसी है? लव में इतने बटे हुए तुम्हारा आधा लव घुस गया फ़ोन में, आधा घुस गया म्यूज़िक में, आधा घुसा हुआ तुम्हारा जो कान में ठूसा हुआ तुमने उसमें, आधा तुम्हें टीवी चाहिए, फिर पता नहीं कहाँ का वो चाहिए, तो लव बचा क्या तुम्हारी उसके लिए जिसे लव कहते हैं? बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड है लोग। ऑफ कोर्स यस। मुझे लगता है कि दैट अगर डिस्ट्रैक्टेड ना हो तो वो भी चीज़ ठीक ही हो ही जाएगी जो दिक्कत है, लव लाइफ भी सॉल्व हो जाएगी। बट जब आप पहली बार मैम से मिले थे, वैसे मैं बहुत रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूँ, बट आपने कैसे पटाया था मैम को पहली बार? उस वक्त हमारी जो दोस्तियाँ होती थी, आज भी सिस्टम तो वही है, एक दूसरे के ज़रिए ही मिलते हो आप, ये ना, दोस्त किसी दोस्त की गर्लफ्रेंड है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में है, तो आप मिलते हो, दोस्ती हो जाती है, इसी तरह के ही होते हैं। आज तरीके तो आज भी वही हैं, लेकिन आज आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आज को एजुकेशन बहुत बढ़ गई है, हर जगह है, हर इंस्टीट्यूट में को एजुकेशन है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन हमारे भी समय में कॉलेज पूरे अलग होते थे,
हालांकि मैं जब स्कूल में था तो को एजुकेशन में था, लेकिन वो सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं आज कल, आपका मिलना मिलाना बहुत है, आपस में बैठने की जगहें बहुत हैं, कॉफ़ी शॉप, ये वो, तो ये बहुत सारी चीज़ें की सुविधाएं हैं हमारा तो एक्चुअली पूरी जो हिंदुस्तान में की कहानी है उसी कहानी का हिस्सा हूँ मैं भी ना। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। उस तरह ही होते थे रोमांस को। हमारी कोई ऐसी सोसाइटी तो थी नहीं मेरी जो टॉप क्लास है, रोज़ शाम को बड़े बड़े लोगों की महफिलें सजती हैं, उसमें ऐसा नहीं था। हम भी रोड पे चलने वाले हॉस्टल में रहते थे, तो पैदल थे तो कोई लोकल दोस्तों के मोटरसाइकिलों पे घूमते थे, इस तरह का ही माहौल जिया है हमने, जैसे एक नॉर्मल पर्सन जी। हाँ जैसे वही था। ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि आप चंडीगढ़ में हॉस्टल में रहते हो, मेरे तो सारे दोस्तों के पास गाड़ियाँ थी, बड़े घर थे, सब कुछ, तो कभी महसूस ही नहीं, कमी महसूस ही नहीं हुई। तो ये भी किस्मत है आपकी, बहुत अच्छी रहा, जहाँ जहाँ भी रहा मैं, बहुत मज़ेदार रहा। आज भी हम लोग मिलते हैं, सब लोग टच में हैं। बिल्कुल। लव लाइफ का क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में? जैसे लव तो है ही है ना यार, किसी से होता है तो क्या, वो तो एक फीलिंग तो है ही है ना, वो है। तो आप अगर लड़की लड़कियों का के लव की बात कर रहे हो तो वो तो होता है, आप मिलोगे तो कहीं ना कहीं कोई अच्छा लगेगा ही आपको। पहले क्या होता था कि हमारे फंक्शंस बहुत होते थे घरों के, उसमें जाते थे तो उसमें बहुत सारे रिश्ते मिलते थे, बनते थे लोगों के रिश्ते, स्पेशली लड़के लड़कियों को फैमिलियों में देखा। तो पहले की शादियों में यही होता था कि इसीलिए जिस लड़की के यहाँ होती थी या जिस लड़के के यहाँ होते थे उसमें कम से कम 15 लोग कॉमन होते थे। हाँ मैं जानता हूँ जी फलानी की बेटी, हाँ हाँ नहीं नहीं अच्छा अच्छा, इसी तरह वो कहेंगे हाँ अच्छा वो उनका, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आज पता ही नहीं, किसी किसी लड़के को पता है लड़की है और लड़के को लड़का है। ईजी है देखिए जो लहर चल रही है उसी में डुबकी लगानी है ना। बाकी ऐसा नहीं, आप कहीं भी आपके अंदर वो सेंस भी आ जाती है भाई ऐसी मैं मेरे लिए ठीक नहीं है या अभी नहीं, ये भी ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा वो आजकल का जो दौर है वो कुछ ऐसा है। बिल्कुल। सर, डू यू हैव एनी रिग्रेट्स इन योर लाइफ? अपनी लाइफ को आपने इतना जिया है, इतने सारे एक्सपीरियंसेस करे अपनी लाइफ में, अच्छे काम, एवरीथिंग आपने करे, काफ़ी किरदार निभाया है जो आज सबके मनों में बसा हुआ है। कोई रिग्रेट है लाइफ को लेके? देखो ज़िंदगी सीधी नहीं होती, कभी भी किसी को भी रिग्रेट अगर होता है तो इसी चीज़ों का होता है कि कोई ऐसी गलती की हो ज़िंदगी में, उन्हीं चीज़ों का होता है। बाकी उससे झगड़ा हुआ ये सब चीज़ें तो होनी होती है। आ जाके तुम्हारी नेचर के खिलाफ अगर तुम कुछ करते हो तो वो दुख होता है आपको। अभी अपनी नेचर में नहीं है कि मैंने कभी किसी को धक्का दे के गिराने वाला मेरी नेचर नहीं है। बनना तो मैं मेहनत करूँगा, मैं वो है स्ट्रेटजी अपनी। तो हो सकता है कभी कोई छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उसमें आप, लेकिन ऐसा कुछ जाए को अपना ना तो क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा ना को माइंड वैसा है कि वो हटा दूंगा मैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं है। बाकी ठीक है, कोई कहीं जो गलतियाँ हुई होंगी तो वो ठीक है। जिंदगी दिल खोल के जीते हो? दिल खोल के ऐसा भी नहीं है कि बस लेकिन कुछ चीज़ों में मैं बहुत नॉर्मल ह्यूमन भी हूँ। जैसे मैं अगर कोई गणपति पहले रखते थे हम लोग, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी दुनिया को उसका हुआ। जब मुझे याद है, मैं राघव जब आया हमारी लाइफ में तो मेरा मैनेजर कहने लगा कि न्यूज़ दे दो। मैं कहा क्यों, मेरा बच्चा मेरे घर आया ना, भी किसको कितनी खुशी होने वाली है उसको चक्रों में मैं क्यों डालूँ अपने मन को, मेरा खुशी है तो मैं ऐसा हूँ। आज भी मैं ऐसी दुनिया में जहाँ रहता हूँ, वहाँ एक बिल्डिंग में रहता हूँ, बच्चों के साथ उन्हीं के साथ नीचे बैठता हूँ, खेलता हूँ उनके साथ, ये नॉर्मल। अब इसको आप प्राइवेट करते जाओ, इसकी कोई अंत नहीं है इन चीज़ों का। तो हम नहीं है वैसे, नेचर नहीं, इसकी भी वैसी नेचर नहीं है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट। तो कुछ ऐसा नहीं है अपने बारे में कि इतना एक्सक्लूसिव कर लो कि बस, अरे हवा तो वही है जो सब ले रहे हैं। बिल्कुल। तो जितना हम अपने आप को अलग करते हैं ना, उतनी तकलीफ पाते हैं। इसी दुनिया में रहना, इसी दुनिया में मिल मिला के उसी रास्ते पे चलना है, उसी पार्क में घूमना है, वहीं वो कोई चीज़ छोड़ी नहीं मैंने।
हाँ मैं, मुझे पहचानते हैं, इतना ही है ना। हाँ तो पहचानते हैं तो मेरा, मैं जब वॉक करता हूँ तो मैं किसी का नहीं होता, सिर्फ अपना होता हूँ। तो उससे भी मुझे क्यों डर लगे कि ये आ जाएगा मेरे पास, वो नहीं सर, मैं नहीं, ये मेरा टाइम है, मुझे पता है इसको कैसे रखना है। बिल्कुल सर, एक रैपिड फायर राउंड है लास्ट में छोटा सा। यार बोल। आपका फेवरेट डायलॉग, जो आपका फेवरेट डायलॉग हो आपके करियर का। मैं फेवरेट नहीं कभी आए, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी दिमाग में जब मतलब करते हुए आपको फील होता है, जैसे सरफरोश की कुछ लाइनें थी ना, 10 नहीं साहब 10,000 मिलेंगे, नहीं साहब नहीं, फिर कभी किसी सलीम को मत कहना है ये मुल्क उसका घर नहीं। ये इस तरह के किरदार आप करते करते कई बार आप इतना उसमें आपको फील करते हैं मन से कि आप तरीका बन रहे हो कि कुछ अच्छी बात कहने का। तो इस तरह के जो मोमेंट मेरी ज़िंदगी में आए, कम आए क्योंकि विलन के ज़्यादा किया, तो ऐसी कुछ फिल्में थी जिनमें इस तरह की बातें आई तो करते ही महसूस होता था। फेवरेट एक्टर कौन है आपका? फेवरेट ऑल टाइम माना जाए तो मेरे ख्याल धर्म जी है। धर्म जी आपके फेवरेट एक्टर हैं? क्योंकि उस वक्त धर्म जी वो थे जिनकी तस्वीरें मैंने अपनी अलमारी में लगाई थी। अच्छा। हाँ, उस वक्त राजेंद्र कुमार साहब, जीतू जी, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, प्रेम चोपड़ा साहब, प्राण साहब, अमित जी बाद में, सब तो वो सब माहौल मैंने देखा, इन सब के लिए दिल धड़कता था। राजेश खन्ना साहब, दो रास्ते, बाप रे बाप। दुश्मन एक फिल्म देखी थी राजेश खन्ना साहब की, दुश्मन देख के निकले तो ऐसा लगता था कि कहीं से चोट लग जाए और मेरे यहाँ भी पट्टी बन जाए। ये था इम्पैक्ट सिनेमा का। साउथ इंडियन सिनेमा या फिर बॉलीवुड? सब मेरे लिए सब सिनेमा बराबर है, कैमरे वही लगते हैं, कहानियाँ वैसी ही हैं, सब कुछ वैसी है। और खुशकिस्मती है मेरी कि मैं देश की हर लैंग्वेज को छू पाया हूँ, सीख नहीं पाया, छू पाया हूँ। और तब मुझे इतना फ़ख्र महसूस होता है। किसी भी लाइन की 2 लाइनें भी जब मैं बोलता हूँ ना, तो उसके बाद मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि सब लैंग्वेज आना आपके बस की नहीं है। कोई भी लैंग्वेज नाला नदी नहीं है, समंदर ही है सब लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज के उतने ही अल्फ़ाबेट हैं जितने हिंदी में हैं, जितने इंग्लिश में हैं, उतने ही तेलुगु में हैं, उतने ही तमिल में हैं। इसलिए कोई भाषा छोटी नहीं होती। तो मेरे को बहुत वो हुआ कि अगर मैं, कई बार हम लोग विद एक्सपीरियंस ना, कुछ लाइनें याद हो जाती हैं, तो याद करके जब वो निकलती हैं मुंह से तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को यार। तो ये जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, ये दिस वाज ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। सूर्यवंशम या घातक? सूर्यवंश दोनों अपनी जगह, दोनों अपनी। आपकी पर्सनल फेवरेट कौन? घातक बहुत रॉ थी। घातक कहानी वैसी थी, 7 भाई हैं एक जगह, तो रॉ हैं सारे, बात भी वैसे ही करते हैं उनका। तो वहाँ थी एक जेलसी थी अपनी सूर्यवंशम में। वो उसका कई बार करेक्टर ये रूप होते हैं यार। अभी हम लोगों को अभी भी मैं मानता हूँ कि हमने वो कुछ नहीं किया जो प्राण साहब ने या इन्होंने इनके ज़माने में जो वैरायटी इन्होंने की है। तो हम भी थोड़ा सा, अगर थोड़े जो वैरायटी मुझे मिली है उसमें खुशी है कि लोगों ने इसको वैरायटी समझा, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा सा उस खुशी के साथ मैं खुश हूँ। आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है? मैं शुरू में तो तकरीबन खुले मैदानों में दौड़ते थे, सब कुछ ही करते थे, लेकिन मैं कॉलेज में क्रिकेट खेला हुआ हूँ, वाइस कैप्टन था मैं अपने कॉलेज टीम का। लेकिन मेरा जो डिसिप्लिन है एक्सरसाइज का और ग्राउंड फिटनेस का ना, ये मेरे बचपन से मेरे साथ है। तो इसलिए मैं आज भी पेड़ों के नीचे बैठना, पेड़ों के सामने बैठना घंटों, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जम्मू या फिर मुंबई? जम्मू जो होता है ना, जहाँ बचपन गुजरा ना साहब, उसकी गली भी जो है ना, दुनिया के बड़े से बड़े शहर से अच्छी लगती है। पता है तेरे को? जो साइकिल मुझे पहला मिला था ना, नया साइकिल मिला, वाह क्या बात है। स्कूल में पहुंच गया, साइकिल खड़ा किया, स्कूल की घंटी बजी, खत्म हुई, बाहर आया, साइकिल गायब था। ओके। और वो जो साइकिल था, मैं करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं खरीद सकता।
मुझे याद है। क्योंकि उसकी खुशी जो थी, उसके बाद घर वाले बोले थैंक यू, अब नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम इतना थैंक दिया। यू सर आपका। कि आपकी बैटरी तो खत्म तो हुई, नहीं सर, मेरी बैटरी चली जा रहा है यार, तू चली जा रहा है यार। मेरी बैटरी में सर अभी बहुत पावर है, बट आपने इतना टाइम दिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस शो। आपने शान बढ़ा दी शो की, एंड आपने अपने वंडरफुल एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं सर। थैंक यू यार, थैंक यू यार। यही होते हैं, चलो लेट्स होप कि कोई अच्छी बात निकल के लोगों के सामने चलेगी, दोस्तों के सामने, तो ठीक, अच्छी बात है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं, डेफिनेटली सर, जो यूथ है वो आपको फॉलो करती है, एंड आपने इतना बढ़िया करियर बिल्ड करा है अपनी लाइफ में, इतनी लेगेसी बिल्ड करी है सर। डेफिनेटली अगर उसका कुछ एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों को मिलेगा तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, एंड शायद बहुत सारे लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा सर। सोप यार, इसने कितना तंग किया यार मेरे को, क्या बोलूँ तुम लोगों को यार। 2-2.5 घंटे से लगा हुआ है, और मेरी थोड़ी सी तारीफ करके इसको लग रहा कि बस हो गया काम इसका। अरे तंग किया इसने मुझे। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच। और आप तो मेरे लोग हो यार, आप हमेशा से मेरे साथ हो, तो आप सबको मेरा नमस्कार। चल प्रतीक, तुम्हें भी नमस्कार, सबके सामने बोल दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर द लवली कॉन्वर्सेशन। थैंक यू डार्लिंग, ऑल द बेस्ट।